तो दोस्तों, यह है मार्शल योद्धा अर्जुन की कहानी का अध्याय 66। काफी दिन हो गए इस कहानी का नया अध्याय आए हुए। दरअसल मैं कुछ दिनों से दूसरी कहानियों पर शोध कर रहा था, लेकिन सच बताऊं तो उनमें से कोई भी दिल को छू लेने वाली नहीं लगी। और जो कुछ कहानियां मिली उनमें जगह चीनी शब्द और अनचाही बातें भरी पड़ी थीं। लेकिन अब उन सब बेकार बातों को छोड़ते हैं, क्योंकि असली मजा तो मार्शल योद्धा अर्जुन की यात्रा में ही है। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। सेकंड मिनटों में बदल गए। अब महेंद्र को संदेह होने लगा। चूंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे डर था कि कुछ गलत हुआ है। इतने लंबे समय के बाद भी उजाड़ अस्थिसार अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाया है। जब उसने उजाड़ हड्डी खरीदी थी तो उसने उसे ध्यान से जांचा था। उजाड़ हड्डी पर पहले से परिष्कृत होने का कोई निशान नहीं था, और शोधन प्रक्रिया की शुरुआत में फ्रॉस्ट पाइथन विष की उपस्थिति थी जो किताबों में दर्ज थी। इसने स्वस्थ शरीर वाले लोगों के एक समूह को बीमार कर दिया था। इसका मतलब था कि उजाड़ हड्डी असली थी। क्या शोधन प्रक्रिया के दौरान कुछ गड़बड़ हुई? ध्यान से सोचने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसके कई आदमी शोधन प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे और उसने समय समय पर प्रक्रिया की जांच की थी, तो कोई समस्या कैसे हो सकती है? महेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गहन चिंतन के बाद वह जल्दी से शांत हो गया और खुद से कहा, वर्षा के बाद मिट्टी को ठोस बनाया जा सकता है, लेकिन जेड एम्बर को भूमि द्वारा पोषित होने के लिए लाखों वर्षों तक दफन रहना पड़ता है। मीठे मकई की फसल एक वर्ष में काटी जा सकती है, लेकिन अमरता की गोली को अपने आसपास के वातावरण से सार तत्व अवशोषित करने के लिए लाखों वर्षों तक तैयार रहना पड़ता है। एक बेईमान ढोंगी 3 दिनों में एक मुट्ठी भर तकनीक की किताब लिख सकता है, लेकिन सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को सूरतगढ़ पवित्र तकनीक बनाने के लिए 10,000 वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ा। एक मिट्टी का ब्लॉक एक ही ठोकर से चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन एक जेड एम्बर पीढ़ियों के लिए सौंपी गई कला का एक टुकड़ा बन जाएगा। मीठी मकई मनुष्यों का अपशिष्ट बन जाएगी, लेकिन एक अमरता की गोली एक राजा को भगवान बना सकती है। एक ढोंगी की मुट्ठी तकनीक मैनुअल का उपयोग केवल एक मूर्ख को उसके पैसे से ठगने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सूरतगढ़ पवित्र तकनीक युगों तक फैली रहेगी, जिसे योद्धाओं द्वारा खोजा जाएगा। महानता प्राप्त करने के लिए धैर्य को बढ़ाना होगा। अगर मैं ये चंद मिनट भी नहीं झेल सकता तो मैं महानता कैसे प्राप्त कर सकता हूं? महेंद्र ने सोचना शुरू किया और उसका चेहरा शांत हो गया। लेकिन 1 घंटा बीत गया। वह अभी भी शांत मन से बैठा था। उसके शब्द खुद से अनगिनत बार दोहराए जा चुके थे। 2 घंटे बीत गए। महेंद्र के माथे से पसीना बहने लगा। 4 घंटे बीत गए। महेंद्र की आंखें रक्त की तरह लाल थीं, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और नाखून उसके शरीर में गहरे धंसे हुए थे। 6 घंटे। तारा सिंह और बाकी लोगों के पैरों में पहले से ही दर्द हो रहा था। महेंद्र के इर्द गिर्द जमा लोग जो उसके आसमान में उड़ने और उन्हें शहर में ले जाने का इंतजार कर रहे थे, पहले से ही अपनी गर्दनें अकड़ने तक फैलाए हुए थे। 8 घंटे बीत चुके थे। सूरज डूब चुका था। वह पूरे दिन अपने मूर्खतापूर्ण ध्यान में बैठा रहा था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? महेंद्र अपने दिल में चिल्लाया। उसके माथे पर केचुए जैसी नसें उभर आईं, जिससे वह घिनौना दिखने लगा। महेंद्र को इस हालत में देखकर तारा सिंह और उसके साथियों ने होश में आना शुरू कर दिया। यहां तक कि लियान जनजाति के कुलगुरु भी पूरे ध्यान से उसे घूर रहे थे। वे जानते थे कि यह संभवतः उजाड़ हड्डियों की पौराणिक विस्फोटक शक्ति थी, क्योंकि ऊर्जा बहुत मजबूत थी और महेंद्र अपने शरीर की सीमा पर था। क्या नसें ऊपर उठ सकती थीं? अगर कुछ अनजाने में हुआ तो इससे महेंद्र की नसें फट सकती थीं। इतिहास में ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं थी जिन्होंने उजाड़ हड्डियों के सार को लालच से खाया, लेकिन इसे अवशोषित करने के बजाय उन्होंने केवल अपने शरीर को उड़ा दिया। सब लोग पीछे हट जाएं, किसी को बीच में नहीं आना है। जो भी आगे कदम बढ़ाए उसे मार दो। कुलपति ने अपना आदेश जारी किया। यह महेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अगर कोई महेंद्र को परेशान करता तो उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो सकती थी, जिससे आगे बढ़ने की उम्मीदें खत्म हो जाती। जब ऐसा होता तो उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारना काफी नहीं होता। 10 घंटे। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा था और चांद तारों से भरा था, लेकिन लियान जनजाति के कबीले के उच्च वर्ग और योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य अभी भी नहीं गए थे। जनजाति के जादूगर और डॉक्टर सभी आदेश का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी अपने भोजन के लिए कुछ निवाले खाए थे। चुड़ैल समय समय पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करती, अपना अनुष्ठान जारी रखती और महेंद्र को आशीर्वाद देती। इस समय ध्यान कर रहे महेंद्र ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई। आह! यह दहाड़ गहरी लेकिन जोरदार थी। यह किसी जानवर की गुस्से भरी दहाड़ की तरह थी जो आसमान के छोर तक उड़ रही थी। बूम! जिस वेदी पर वह बैठा था वह टूटकर खुल गई। ऐसा महेंद्र की ऊर्जा के कारण हुआ था। युवा मास्टर ने सफलता हासिल कर ली है। युवा मास्टर ने सफलता हासिल कर ली है। ऐसा प्रदर्शन देखकर तारा सिंह खुशी से उछल पड़ा। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य खुशी से खड़े होकर जश्न मनाने लगे। कुलपति ने केवल अपनी दाढ़ी को सहलाया और एक खुश मुस्कान प्रकट की। केवल योद्धा तैयारी शिविर प्रशिक्षक अंगद ने महेंद्र को उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें हैरान थीं, क्योंकि महेंद्र की दहाड़ में असंगति और घृणा की गहरी भावना क्यों थी? तारा सिंह ने अपने पीछे खड़े लोगों को संकेत दिया। इसका मतलब था कि वे उसके साथ चिल्लाएं, बधाई हो युवा मास्टर, बधाई हो युवा मास्टर। युवा मास्टर के बैंगनी रक्त के पूरा होने के साथ वह जंगल को एकीकृत करेगा। युवा मास्टर कई पीढ़ियों तक जीवित रहेंगे, जीवन आसमान जितना लंबा होगा। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य एक स्वर में चिल्लाने लगे। उन्होंने बहुत लंबे समय से इस मंत्र का अभ्यास किया था। तारा सिंह ने गुप्त रूप से इसकी योजना बनाई थी। तारा सिंह, जो चापलूसी करने में माहिर था, इस अवसर को कभी नहीं छोड़ता। यह कहना जरूरी था कि योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इस मंत्र का अभ्यास करने के बाद आवाज बहुत तेज थी और 10 मील दूर से भी सुनी जा सकती थी। इस प्रकार लियान जनजातीय कबीले में हर कोई जानता था कि महेंद्र बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुस गया था। पिछले कुछ दिनों से बूढ़ी सोमिया जानबूझकर यह खबर फैला रही थी, इसलिए यहां तक कि एक दादी जिसके दांत गिर रहे थे वह भी जानती थी कि बैंगनी रक्त क्षेत्र का क्या मतलब है। यह सभी विशेषज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ था। जयराज, जो कुछ दिन पहले लियान आदिवासी कबीले में आया था, बैंगनी रक्त क्षेत्र में था। अब यंग मास्टर जयराज से ज्यादा कमजोर नहीं हो सकते।
युवा मास्टर बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, भविष्य में हमारा जीवन अच्छा रहेगा। हाँ, युवा मास्टर ने पहले ही कहा था, हम सभी को शहर में ले जाया जाएगा। शायद आपको पता न हो, लेकिन जब यंग मास्टर का जन्म हुआ था तो पूरा आसमान लाल रंग से जगमगा उठा था। यह स्पष्ट है कि यंग मास्टर एक सितारा है जो नीचे उतरा है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे क्योंकि वे आराम की जिंदगी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने जो कष्ट और भूख झेली थी, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। जब तक महेंद्र आगे बढ़ता रहेगा, तब तक हर तरह की अच्छी चीजें आती रहेंगी। वे समृद्धि की तलाश नहीं करते, लेकिन जब तक उन्हें एक स्थिर जीवन मिलता रहेगा, वे आभारी रहेंगे। लोगों को दूर रखा गया, लेकिन योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य पहले ही महेंद्र का चक्कर लगा चुके थे और भी ऊंची आवाज में नारे लगा रहे थे। युवा स्वामी कई पीढ़ियों तक जीवित रहने के लिए जंगल एकीकृत हो जाएगा। युवा स्वामी का पराक्रम अद्वितीय है, जीवन आकाश जितना लंबा है। वे सिर्फ वही कुछ शब्द बोल पाए, लेकिन इस समय महेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें आसपास के माहौल को एकाग्र न होकर देख रही थीं। हुआ महेंद्र के मुंह से एक और लाल ताजा खून लाल फव्वारे की तरह निकला, जो पूरे फर्श पर छिड़क गया। तारासिंह महेंद्र के ठीक सामने घुटनों के बल बैठा था और खून की वह फुहार तारासिंह के चेहरे पर पड़ गई थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। वह अचंभित रह गया, वह वहीं हतप्रभ खड़ा रहा। योद्धा तैयारी शिविर के अन्य सदस्य भी अचंभित थे। क्या क्या हुआ? महेंद्र महेंद्र कुलपति चौंक कर उछल पड़े और घबराकर दौड़े और महेंद्र को सहारा दिया। डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। जनजाति का एकमात्र डॉक्टर इस समय किनारे पर इंतजार कर रहा था। वह बूढ़ा था और उसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती थी। लंबे समय तक खड़े रहने से उसके पैर दर्द कर रहे थे। महेंद्र को अचानक खून की उल्टी करते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़कर गया, लेकिन क्योंकि उसके पैर स्थिर नहीं थे, वह लुढ़क गया और रेंगकर महेंद्र के पास पहुंचा। जब उसने महेंद्र की नाड़ी मापी तो उसे केवल इतना पता चला कि उसकी नाड़ी पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और वे इस मामले को लेकर अनिश्चित थे। इस समय तारासिंह ने अपना मुंह खोला और हाथ हिलाया। सब लोग निश्चिंत रहे। युवा मास्टर ने अभी अभी उल्टी की होगी, जिससे उनकी नाड़ी अस्थिर हो गई होगी। उन्होंने काला खून उल्टी कर दिया। इसे मज्जा सफाई के रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। मज्जा सफाई के लिए शरीर में अशुद्ध काले रक्त को उल्टी करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कहते हुए तारासिंह ने अपने चेहरे से खून पोंछा। एक पल के लिए उसका चेहरा नाचती हुई चुड़ैल की तरह लाल हो गया। आसपास के लोग तारासिंह के चेहरे को देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, और नहीं उन्हें पता था कि चुप्पी कैसे तोड़ी जाए। अपने चेहरे से खून पोंछने के बाद तारासिंह अभी भी शांत था और उसने कहा, जल्द ही यंग मास्टर ठीक हो जाएगा, और जब ऐसा कई पीढ़ियों तक होगा तो जंगल एकीकृत हो जाएगा। तारासिंह के दिल में महेंद्र एक देवता थे। भगवान के साथ क्या हो सकता है? इसके अलावा महेंद्र अभी अभी बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुसा था, इसलिए थोड़ा असंतुलन होना स्वाभाविक था। कुलपति ने तारासिंह की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक परिपक्व उम्र तक जीने के बाद वह अपनी क्षमताओं से बताने में सक्षम था। उसने चिंतित होकर पूछा, डॉक्टर वह कैसा है? लियान आदिवासी कबीले के नंगे पांव डॉक्टर का ज्ञान मूल रूप से सीमित था, इसलिए वह बताने में असमर्थ था। कुलपति के प्रश्न से वह नीम हकीम घबरा गया और पूरी तरह अचंभित रह गया। वह क्या जानता था? स्थिति मैं वास्तव में नहीं बता सकता। मैं यंग मास्टर को एक नुस्खा लिखूंगा। यंग मास्टर की नींव ठोस है और वह मजबूत भी है। वह ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर के शरीर के कमजोर होने के कारण उसके शरीर में युवान क्यूई के कारण कोई प्रतिक्रिया हुई हो? इस तरह उसे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए, है ना? यह नीम हकीम ने इसकी गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। उसका माथा पसीने से भर गया था, लेकिन उसने एक आंख भरकर खुद को संभाला। सब कुछ युवा मालिक की भविष्य की स्थितियों पर निर्भर करेगा। उसे नुस्खा लेने दो और रात को अच्छी नींद लेने दो। कल हम बता पाएंगे। कल उस हकीम ने अभी अभी बहुत सारी बकवास कही थी जो कुछ न कहने के बराबर थी। जहां तक अंगद का सवाल है, वह भौहें सिकोड़कर पैट्रियार्क के पास गया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। क्या कहा आपने? अंगद की बातें सुनने के बाद उसका दिल धड़क उठा। आप कहते हैं कि महेंद्र सफलता पाने में असफल रहा? कुलपति ने अपनी आवाज को शांत रखा, क्योंकि यह मामला बहुत चिंता का विषय था। वह नहीं चाहते थे कि यह बात फैले। हम यह सफलता प्राप्त करने में विफलता होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होगा। हो सकता है कि यह क्रोध के कारण हुआ हो। अंगद ने कुलपति को परेशान न करने के लिए अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुना था, लेकिन उन शब्दों ने कुलपति को फिर भी चक्कर में डाल दिया। यह कैसे हो सकता है? तारासिंह जो बेहद शांत था, अंगद की बातें सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन अंगद ने उसे एक सख्त नजर से देखा और उसको चुप करा दिया। वह जानता था कि अंगद का अनुभव असाधारण था। वह पहले भी बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुस चुका था, इसलिए उसने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता था, इसलिए यह सच होना ही था। युवा मास्टर वास्तव में अपनी सफलता में असफल रहे। महेंद्र को मुश्किल से सांस लेते हुए बेहोश देखकर तारासिंह अब खुद को धोखा नहीं दे सकता था। महेंद्र आ कुलपति अचानक 8 साल बूढ़े लगने लगे जब वह महेंद्र को उठाने के लिए लड़खड़ाए। भीड़ को आते देख पैट्रियार्क ने जल्दी से धीमे स्वर में आसपास के लोगों से कहा, महेंद्र की सफलता में विफलता को गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसकी घोषणा नहीं की जा सकती। कुलपति की आवाज कमजोर थी। चाहे वह उजाड़ हड्डियों का परिष्कार हो या महेंद्र की सफलता, यह एक उच्च प्रोफाइल और महान घटना थी। इस तरह की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना नेतृत्व की प्रतिष्ठा और ख्याति से गहराई से जुड़ी हुई थी। यदि जनजाति को पता चले कि महेंद्र उजाड़ अस्थि सार को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, जिसमें कमजोर और बूढ़े लोगों का जीवन भी शामिल है, आगे बढ़ने में विफल रहा है, तो जनजाति क्या सोचेगी? भविष्य में किस प्रकार की प्रतिष्ठा बची रहेगी? वे किस प्रकार वंश पर शासन करेंगे? इसके अलावा सभी मवेशियों को मार दिया गया था, जड़ी बूटियों का पहाड़ सूख गया था और कोई भी भंडारित राशन नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में अगर जनजाति को पता चले कि महेंद्र न केवल आगे बढ़ने में विफल रहा है, बल्कि उसने खून की उल्टी भी की है, तो क्या वे विद्रोह नहीं करेंगे? वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि महेंद्र उनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। महेंद्र को आंगन में ले जाओ, अनजान लोगों को पास नहीं आना देना, कुलपति ने उदास भाव से कठोर स्वर में कहा। तो फिर हमें जनजाति के लोगों से क्या कहना चाहिए? तारासिंह ने हैरान होकर पूछा।
कहो कि चेंगलू बैंगनी रक्त क्षेत्र में घुस गया था, लेकिन उसे उजाड़ हड्डियों की हिंसक ऊर्जा से कुछ चोटें आई थीं। उसे कुछ दिनों तक स्वस्थ होने के लिए देखभाल की आवश्यकता होगी। कुलपति ने रहस्य को छुपाने का निर्णय लिया और सब कुछ तब तक प्रतीक्षा करना पड़ा जब तक कि महेंद्र ठीक नहीं हो जाए। जब लियान जनजाति के लोग उन्माद में थे और जनजाति के उच्च वर्ग में अव्यवस्था फैली हुई थी, अपराधी अर्जुन पीछे के पहाड़ पर आग जला रहा था। ओह, वह चिकन विंग्स को ग्रिल कर रहा था। अर्जुन ने ग्रिल करते हुए गाना गाया। यह फ्लर्टिंग स्कॉलर के एक गीत की पैरोडी थी जिसमें स्टीफन को चिकन विंग्स खाते हुए पकड़ा गया था जब वह मृत्युशैया पर था। मुझे चिकन विंग्स बहुत पसंद हैं। मुझे ग्रिल्ड चिकन विंग्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। मुझे चिकन विंग्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। यह एक हास्य गीत था जिसमें कोई अर्थ नहीं था और लय भी खराब थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने इसे बहुत खुशी से गाया। यद्यपि मांस भूनने के लिए लकड़ी का उपयोग करना कठिन था, फिर भी यह किसी पेटू की बारबेक्यू की इच्छा को कम नहीं कर सका। जल्द ही अर्जुन के चिकन विंग्स से अच्छी खुशबू आने लगी। आग में तेल की बूंद बूंद टपकने लगी और आग दहाड़ने लगी। यह तैयार है। अर्जुन ने ग्रिल्ड चिकन विंग्स का मीट काटा और थोड़ा मसाला छिड़का। बहन आरती, इसे चख कर देखो। अर्जुन ने आरती को ग्रिलिंग से तैयार होने वाला पहला चिकन विंग दिया। अर्जुन ने चेतावनी दी, सावधानी से खाना, यह बहुत गर्म है। अर्जुन के लिए आरती दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। तुम छोटे बच्चे अब अपनी बड़ी बहन को चेतावनी देने लगे हो। आरती ने अर्जुन को घूर कर देखा। पहले जब आरती अर्जुन के लिए दलिया बनाती थी और क्योंकि उसे डर था कि वह खुद को जला लेगा, आरती हमेशा दलिया को फूंक मारकर ठंडा करती थी, उसे चेतावनी देते हुए धीरे धीरे खाना, सावधान रहना, यह गर्म है। यह एक सरल वाक्य था, फिर भी यह बहुत मधुर लग रहा था। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा ग्रिल किए गए चिकन विंग्स बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम हो। हालांकि कुछ काले धब्बे थे, लेकिन यह हानिरहित था। आरती ने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा निवाला खाया। यह वाकई बहुत कोमल और रसीला था, जिससे यह बेहद स्वादिष्ट बन गया। बहुत स्वादिष्ट। आरती का चेहरा चमक रहा था। आग के चारों ओर चक्कर लगाने और अपने भाई के साथ स्वादिष्ट चिकन विंग्स साझा करने के अलावा और क्या खुशी की बात हो सकती है। भाई, तुम्हें भी खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब मुझे ऐसी लकड़ी खोजने में बहुत रिसर्च करनी पड़ी जो काला धुआं न छोड़े। अर्जुन मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन की प्रगति धीमी हो गई थी और अब वह हर कुछ दिनों में नए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संग्राहक क्षेत्र एक सीमा रेखा थी। इस तक पहुंचने पर साधना की प्रगति धीमी हो जाती थी। प्रतिभा के बिना एक व्यक्ति जीवन भर इस अड़चन में फंस जाएगा, कभी सुधार नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने पहले ही फीनिक्स के वंशज पक्षी के सिर की आधी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा कर लिया था। अब वह बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करने की गति को नियंत्रित कर सकता था। उस समय जब अर्जुन ने पहली बार मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उसके खुले मेरिडियन के भीतर आने वाली ऊर्जा के अप्रतिबंधित प्रवाह के कारण उसका शरीर लगभग फट गया था। अब वह बैंगनी क्रिस्टल के अवशोषण की गति को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए वह फिर से वही गलती नहीं करेगा। गरुड़ासव के सिर में ऊर्जा महेंद्र की वीरान हड्डियों में मौजूद ऊर्जा से कहीं ज्यादा समृद्ध है। यह अगले 10 दिनों तक टिकने में सक्षम होना चाहिए, तब तक राज्य के चयन में भाग लेने का समय लगभग आ जाएगा। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो अचानक उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। नश्वर रक्त के 5वें चरण तक पहुंचने के बाद अर्जुन की इंद्रियां तेज हो गईं, इसलिए वह दूर से भी आवाजें आसानी से सुन सकता था। बहन आरती, मेरा इंतजार करो, अर्जुन ने बड़े पेड़ से आसानी से नीचे कूदने से पहले कहा। दूर से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। अंधेरी रात में घाटी में आग की मशालों की एक कतार थी जो एक रेंगते हुए आग के सांप की तरह घूम रही थी। रोशनी का उपयोग करते हुए अर्जुन देख सकता था कि सेना पहाड़ों के बीच से मार्च करते हुए विशाल जानवरों से बनी थी। जानवरों के ऊपर मशाले पकड़े हुए लोग थे। ये स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के जानवर हैं। यह स्वर्ण ड्रैगन रक्षक की सेना है। एक नजर में अर्जुन लगभग 80 विशालकाय प्राणियों को देख सकता था। किसी को ऐसे सैन्य दल की युद्ध क्षमता के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से झुंड का नेतृत्व कर रहा भीमकाय व्यक्ति अपनी पीठ पर एक झंडा फहरा रहा था। वह झंडा सुनहरे पीले रंग का था और उस पर एक सुंदर ड्रैगन बना हुआ था। यह स्वर्ण ड्रैगन रक्षक का झंडा था। जब वह मानसी राठौर और बूढ़े आदमी शेन से अलग हुआ था, तो अर्जुन ने राज्य के चयन के बारे में पूछा था। वह यह भी जानता था कि स्वर्ण ड्रैगन रक्षक ने जानबूझकर क्लाउड वाइल्डरनेस का एक अत्यंत विस्तृत नक्शा बनाया था। बेशक बूढ़े आदमी शेन ने पिछले कुछ महीनों में हुई बैंगनी बादल घटना की 2 घटनाओं के बारे में अर्जुन को कुछ नहीं बताया। अगर उसने ऐसा किया होता तो अर्जुन के विचार बेकाबू हो जाते। वे आखिरकार यहाँ आ गए हैं। इस टुकड़ी के लिए क्लाउड वाइल्डरनेस में प्रवेश करना राज्य के चयन के लिए है। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है। क्लाउड वाइल्डरनेस बहुत विस्तृत था और छोटी जनजातियां बहुत ज्यादा थीं। राज्य के चयन को व्यवस्थित करने के लिए वे परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जनजाति में नहीं जा सकते थे। इसलिए वे सभी उम्मीदवारों को एक बड़ी जनजाति में इकट्ठा करते, एक विशेष मानक निर्धारित करते और सामूहिक रूप से उनका मूल्यांकन करते। स्वर्ण दर्गो रक्षक का गंतव्य नेगी आदिवासी कबीला था। उन्होंने नेगी आदिवासी कबीले की भूमि को राज्य के चयन के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में चुना था। नेगी आदिवासी कबीले ने कई मील व्यास वाले क्षेत्र को नियंत्रित कर रखा था। सबसे बड़ी जनजातियों में सैकड़ों हजार घर थे जो 10 लाख लोगों के बराबर थे। क्लाउड वाइल्डरनेस में जनसंख्या की गणना सक्षम शरीर वाले पुरुषों की संख्या के आधार पर की जाती थी, क्योंकि यह संख्या सबसे सार्थक थी। सक्षम शरीर वाले पुरुष मुख्य श्रम शक्ति थे और युद्ध में अग्रणी योद्धा भी थे। किसी जनजाति की वास्तविक ताकत को दर्शाने के लिए जिसमें बूढ़े और बीमार शामिल हैं, इसे अर्थहीन बना देगा। एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति की पत्नी, माता पिता और कुछ बच्चे होते हैं। जहां तक अर्जुन और आरती जैसे स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों के बिना परिवारों की बात है, तो उन्हें परिवार भी नहीं माना जाएगा। इसलिए जब जनसंख्या की जनगणना की जाएगी तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक बड़ी जनजाति के लिए एक परिवार में लगभग 6 से 7 लोग होते थे, इसलिए सैकड़ों हजारों परिवारों के लिए यह लगभग 10 लाख लोगों का होगा। क्लाउड वाइल्डरनेस में 10 लाख लोगों वाली एक जनजाति का होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। क्लाउड वाइल्डरनेस नेगी जनजातीय कबीला। नेगी जनजाति के कबीले ने क्लाउड वाइल्डरनेस में 1000 से ज्यादा सालों तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था।
क्योंकि उनका इतिहास बहुत लंबा था, इसलिए वे एक मार्शल आर्ट विरासत बनाने में सक्षम थे जिसे वे अपना कह सकते थे। जहां तक ली यान जनजातीय कबीले जैसी छोटी जनजाति का सवाल है, उनके चारों ओर कोई बाड़ नहीं थी, लेकिन नेगी जनजातीय कबीले के लिए मजबूत से मजबूत बाड़ ने उन्हें घेर रखा था। ये लकड़ी की बाड़ें एक दूसरे के बगल में रखे मोटे गोलाकार लट्ठों से बनी थीं। प्रत्येक लट्ठा 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। ये लट्ठे विशाल जंगल में एक खास पेड़ से प्राप्त किए गए थे। इसका शरीर बेहद घना और ठोस था और कुछ 100 साल तक मौसम की मार झेलने के बाद भी सड़ता नहीं था। नेगी आदिवासी कबीले के इतने सालों तक टिके रहने का मुख्य कारण कबीले का वंडरलैंड नेगी पर्वत था। उजाड़ जानवर वंडरलैंड से दूर रहते थे और केवल उजाड़ भूमि में रहते थे, इसलिए नेगी पर्वत के संरक्षण में नेगी आदिवासी कबीले द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में कुछ उजाड़ जानवर दिखाई देते थे। इसके अलावा नेगी आदिवासी कबीले के पास बैंगनी रक्त योद्धाओं या बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, नेगी आदिवासी कबीले के पास एक कीमती पूर्वज हथियार था। भले ही एक मजबूत उजाड़ जानवर हमला करे, मूल रूप से पूर्वज हथियार के साथ कई बैंगनी रक्त योद्धा एक फॉर्मेशन बना सकते थे जिससे उन्हें युद्ध करने की शक्ति मिलती थी। इन कारणों से नेगी जनजातीय कबीला कई वर्षों तक कायम रहा और उसकी ताकत बढ़ती गई। लेकिन एक मजबूत और बड़ी जनजाति सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य जैसी बड़ी इकाई की तुलना करने में सक्षम नहीं होगी। यह तुलना पहाड़ के तल पर एक कंकड़ या पेड़ की जड़ों के नीचे धूल के कण के बराबर होगी। यह उल्लेख करने लायक नहीं था। इस समय नेगी जनजाति के कबीले को खबर मिल चुकी थी। दोपहर के समय स्वर्ण ड्रैगन रक्षक का आगमन होने वाला था। नेगी जनजाति के कबीले के कुलपति और बड़ी संख्या में जनजाति के बुजुर्ग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। दोपहर के समय स्वर्ण ड्रैगन रक्षक बताए अनुसार समय पर आ पहुंचा। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के इस काफिले का नेता लाल कवच पहने एक व्यक्ति था। वह स्वर्ण ड्रैगन रक्षक का लाल शर्ट वाला नेता अरविंद कुमार था। नेगी जनजातीय कबीले के लिए यह सम्मान की बात है कि महान कुमार ने यहां अपनी उपस्थिति से जीवन भर का गौरव प्राप्त करा दिया है। अरविंद कुमार को देखकर नेगी जनजातीय कबीले के कुलपति तुरंत अत्यंत सम्मानजनक तरीके से उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक में लाल शर्ट वाले नेता 1000 लोगों की कमान संभालते थे, इसलिए उन्हें आम तौर पर 1000 घराने के नाम से संबोधित किया जाता था। बेशक घराने का मतलब है सक्षम शरीर वाले पुरुष। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की सेनाओं में स्वर्ण ड्रैगन रक्षक की कोई महिला नहीं थी। महिलाओं ने अपनी अलग सेना बनाई। एक सामान्य 1000 घराने कुछ भी नहीं थे, लेकिन स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के 1000 घराने ऐसे नहीं थे। नेगी आदिवासी कबीले के लिए इस तरह का व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। ये हमारे कबीले के नए पीढ़ी के आकांक्षी हैं। आओ 1000 घरानों का अभिवादन करो, नेगी कबीले के कुलपति ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके पीछे 13 से 20 साल की उम्र के 100 युवा योद्धा थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम महान कुमार का अभिवादन करते हैं। ये सभी लोग नेगी जनजातीय कबीले के कुलीन वर्ग की अगली पीढ़ी के थे और वे राज्य के चयन में भाग ले रहे थे। कुलपति को उम्मीद थी कि युवा योद्धाओं को अरविंद कुमार का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करने से उनमें से 1 या 2 अरविंद की नजर में आ जाएंगे, जिससे उन्हें पालन पोषण के अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अरविंद कुमार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के अधिकारी बेहद कुलीन थे। राज्य की राजधानी से आने के कारण उनके लिए क्लाउड वाइल्डरनेस के योद्धा की सराहना करना दुर्लभ था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे उन्हें नीची नजर से देखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि क्लाउड वाइल्डरनेस के योद्धा अपर्याप्त थे। अरविंद के दृष्टिकोण से स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के क्लाउड वाइल्डरनेस में आने का कारण क्लाउड वाइल्डरनेस में दिखाई देने वाली घटना की जांच करना था। जहां तक राज्य के चयन की बात है, यह सिर्फ सुविधा का मामला था और क्लाउड वाइल्डरनेस में किसी भी चमत्कार की खोज की कोई उम्मीद नहीं थी। अरविंद कुमार ने अपने सामने खड़े युवाओं के समूह पर हल्की नजर डाली और कारोबारी रवैये से कहा, मेरी यात्रा का कारण आधिकारिक काम है, इसलिए फिजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं है। कबीले में प्रवेश करें। अरविंद ने अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन रक्षक की टुकड़ी सीधे आगे बढ़ गई। नेगी जनजाति के युवा योद्धा शुरू में उत्सुकता से भरे हुए थे और उन्होंने इसके लिए बहुत सावधानी से तैयारी भी की थी, लेकिन स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के आगमन के दिन का इंतजार करते हुए उनकी उपेक्षा कर दी गई। इससे युवा योद्धा उदास हो गए। यह 1000 घरानों वाला अरविंद हमको पूरी तरह से नीची नजर से देखता है। यह बहुत ज्यादा है। हमारा नेगी आदिवासी कबीला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कबीला है। हालांकि हम जंगल में रहते हैं और संसाधनों की कमी है, लेकिन जंगल में पले बढ़े होने के कारण हम लड़ाइयों और खून खराबे का अनुभव करते हुए बड़े हुए हैं। वे ग्रीन हाउस फूल हमारे वास्तविक युद्ध के अनुभव के सामने कैसे टिक सकते हैं? जल्द ही चयन होगा। हम स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के अधिकारियों को बता देंगे कि वे गलत थे। हम भले ही अच्छा प्रदर्शन न करें, लेकिन हमारे नेगी आदिवासी कबीले के पहले युवा मास्टर टेम्पर्ड बॉडी को पूरा करने वाले हैं और ड्रैगन पल्स की स्थिति तक पहुंचने वाले हैं। इस योद्धा चयन में वह निश्चित रूप से चमकेंगे। इन युवा योद्धाओं ने निजी तौर पर एक विद्रोही स्वर में चर्चा की। नेगी जनजाति के कबीले के पहले युवा मास्टर का नाम सिद्धार्थ था और वह पूरे कबीले में प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह टेम्पर्ड बॉडी की अवस्था तक पहुंचने के बेहद करीब था। विशाल जंगल में टेम्पर्ड बॉडी अवस्था तक पहुंचना बेहद कठिन था। अरविंद कुमार अपनी टुकड़ी को सीधे उनके शिविर तक ले गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने कपड़े बदले और आधी रात को अकेला ही निकल गया, बिना किसी अनुयायी के और बिना किसी की जानकारी के। एक सुंदर प्रांगण में अच्छे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और सफेद कपड़े पहनी एक लड़की के साथ शतरंज खेल रहा था। मास्टर, अब आपकी बारी है। सफेद कपड़े पहने लड़की मुस्कुराई। यह लड़की वही लड़की थी, मानसी राठौर, जिससे अर्जुन को मिलने का मौका मिला था। और जिस बूढ़े आदमी को उसने मास्टर कहकर संबोधित किया, वह निश्चित रूप से बूढ़ा आदमी शेन था। बूढ़े आदमी ने एकाग्रता में अपनी भौं सिकोड़ ली, जबकि उसकी मोटी उंगली ने शतरंज के मोहरे को कसकर दबा रखा था। वह अपनी अगली चाल के बारे में अनिर्णायक था। उसने पिछले 8 शतरंज मैचों से बचने के लिए कई बहाने बनाए थे। एक बार फिर उसे मानसी ने एक कोने में धकेल दिया था, यह देखते हुए कि उसका राजा गद्दी छोड़ने वाला था और उसके पास अपनी मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। के मानसी, तुम्हारे शतरंज कौशल में सुधार हुआ है और यह मेरे पिछले कौशल जैसा है, लगता है। मुझे गंभीरता से सोचना होगा, बूढ़े आदमी ने बेशर्मी से कहा, जिससे मानसी को हंसी आ गई। लेकिन
उसने बस अपने मास्टर से अगली चाल चलने का आग्रह किया। मानसी शायद ही कभी मुस्कुराती थी, केवल बूढ़े आदमी शेन के सामने ही वह छोटी सी जिंदादिली दिखाती थी जो एक युवा लड़की आमतौर पर दिखाती है। मानसी के मन में बूढ़ा आदमी शेन उसका मास्टर और दादा दोनों था। इस समय दरवाजे से एक आवाज आई, यह छोटा कमांडर सम्राट के आदेश से ग्रैंड मास्टर शेन को एक पत्र देने के लिए यहाँ आया है। कोई मेहमान आया है, बूढ़े ने ऐसे कहा जैसे उसका उद्धारकर्ता आ गया हो। अब और नहीं खेलूंगा, अब और नहीं खेलूंगा। कोई मेहमान आया है। मानसी, चाय का बर्तन यहाँ लाओ। उस बूढ़े आदमी ने अपनी मोटी भुजाओं का उपयोग शतरंज की बिसात पर वार करने के लिए किया, जिससे सभी शतरंज के मोहरे बिखर गए। मानसी अवाक रह गई और उसने मजाकिया अंदाज में कहा, आपके चाय वाले शिष्य ने पहले ही चाय बना ली थी। मास्टर खेल में इतने व्यस्त थे कि आपने चाय नहीं पी। बूढ़े आदमी ने मेज पर चाय के बर्तन को देखा और वह अवाक होकर पलकें झपका रहा था। सौभाग्य से स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के 1000 घरानों के मुखिया अरविंद ने आंगन में प्रवेश किया और बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर सलाम किया। सम्राट के आदेश से यह छोटा कमांडर ग्रैंड मास्टर को एक पत्र देने आया है। ग्रैंड मास्टर इसे देख लें। यह कहते हुए अरविंद ने विनम्रता से पत्र को शतरंज की मेज पर रख दिया। यह एक लाल पत्र था जिस पर एक सील रून बना हुआ था। बूढ़े आदमी शेन का नेगी आदिवासी कबीले में रहने का मुख्य कारण उस पत्र की प्रतीक्षा करना था जो अरविंद उसके लिए लाया था। उसने पत्र लिया और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सहजता से कहा, अरविंद कुमार है ना? तुमने बहुत मेहनत की है। चाय पियो। अरविंद एक पल के लिए रुका और मेज पर रखे चाय के प्यालों पर नजर डाली। वह एक सावधान व्यक्ति था। वह देख सकता था कि चाय बूढ़े आदमी और मानसी के शतरंज खेलने के दौरान पी गई थी और यह संभवतः मानसी द्वारा बनाई गई थी। मानसी एक महान व्यक्तित्व वाली महिला थी जिसके पीछे बड़े परिवारों के कई कुलीन लोग दौड़े चले आते थे। हो सकता है कि एक दिन उसकी सगाई सुरग्रह दिव्य साम्राज्य के राजकुमार से हो जाए और वह राजकुमारी बन जाए और एक दिन महारानी भी बन जाए। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के 1000 घराने के रूप में अरविंद कुमार एक भावी महारानी द्वारा बनाई गई चाय पीने के लिए मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। यद्यपि यह असंभव था, लेकिन अरविंद को ड्रैगन रक्षक के सेनापति के रूप में सभी प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते समय बड़ी तस्वीर पर विचार करना पड़ता था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ग्रैंड मास्टर, इस छोटे कमांडर को अभी भी रिपोर्ट करने के लिए वापस जाना है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। अरविंद ने शिष्टाचार का अक्षरशः पालन किया और अपनी बातों में भी उचित था, लेकिन बूढ़ा आदमी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, इसलिए राज्य के राजघरानों को भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ता था। वह दुनिया के शिष्टाचारों के प्रति सचेत नहीं था, नहीं उसे इसमें कोई दिलचस्पी थी। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और अरविंद के जाने तक इंतजार किया। उसने मोम को फाड़ दिया और कुछ हाथों के इशारों से सील को खोल दिया। उसके बाद बूढ़े आदमी शेन ने लिफाफे के अंदर से कुछ निकाला। यह कोई पाठ से भरा पत्र नहीं था, बल्कि एक आरेख था। जब बूढ़े आदमी ने चित्र निकाला तो एक प्राचीन जानवर की भूतिया छवि गायब होने से पहले ऊपर उठी। यह धुएं के गुबार की तरह था। यह चित्र देखकर बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई गरीब तिजोरी का रक्षक हो और उसे खजाना दिख रहा हो। उसने खुद से कहा, इस क्लाउड वाइल्डनेस में वाकई कुछ खजाना हो सकता है। अगर वह बूढ़ा खुद ऐसा नहीं कर सकता और उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो लगता है कि खजाने की तलाश में राज्य की खोज व्यर्थ नहीं गई। मास्टर, चित्र में क्या समस्या है? मानसी ने पूछा, जो उस प्राचीन जानवर भूत छवि को देखते हुए एक तरफ खड़ी थी जो पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। वह चित्र से रहस्य उजागर नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके रहस्यवाद को महसूस कर सकती थी। बूढ़े आदमी शेन ने कहा, यह चित्र कुछ ऐसा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। मुझे नहीं पता कि यह बैंगनी बादलों के जन्म से संबंधित है या नहीं, लेकिन भले ही यह न हो, यह कुछ बहुत अच्छा है। मानसी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी टूटी हुई मध्याह्न रेखाओं को जोड़ने का तरीका खोजने के लिए दुनिया के छोर तक खोज करूंगा। जब से महेंद्र पर्पल ब्लड क्षेत्र में घुसने में विफल रहा, तब से लियान आदिवासी कबीला शांत हो गया था। पहाड़ों पर जड़ी बूटियां चुनने वाले सैकड़ों लोगों के भव्य दृश्य अब नहीं थे, न ही उनके मजबूत लोग अनाज की धूप में आग जला रहे थे। महेंद्र के घायल होने की खबर को दबा दिया गया था। सभी लोगों का मानना था कि महेंद्र ने पर्पल ब्लड क्षेत्र में सेंध लगाई है और अपनी ताकत में बहुत वृद्धि की है। अब उन्हें केवल राज्य के चयन की प्रतीक्षा करनी थी। महेंद्र एक राज्य योद्धा बनेगा और लियान जनजातीय कबीले को बेहतर जीवन प्रदान करेगा। इस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और बर्फ जमी हुई थी। लियान जनजाति के लोगों के आसमान में एक बड़ा चील उड़ रहा था। इस बाज के पंखों का फैलाव 10 मीटर से अधिक था और इसकी उड़ान हवा के झोंके के साथ होती थी, जिससे बर्फ अस्तव्यस्त तरीके से नाचने लगती थी। वह क्या है? लियान जनजाति के गरीब लोग इतना बड़ा बाज कैसे नहीं देख सकते थे? क्या यह एक खूंखार जानवर है या यह एक उजाड़ जानवर हो सकता है? इतने बड़े बाज को देखकर लोग घबरा गए थे। आमतौर पर वंडरलैंड के संरक्षण में सामान्य खूंखार जानवर या उजाड़ जानवर शायद ही कभी किसी जनजाति के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, लेकिन वे सामान्य परिस्थितियां थीं। ऐसे उदाहरण हो सकते थे जब खूंखार जानवर या उजाड़ जानवर लोगों की मेजबानी करने वाले वंडरलैंड पर हमला करते थे, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक हत्या होती थी। इसका मतलब नरसंहार जैसा ही था। पूरे क्लाउड वाइल्डरनेस में कई छोटी छोटी जनजातियां थीं, इसलिए अगर कुछ छोटी जनजातियां खत्म हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यह वास्तव में किसी उजाड़ जानवर का हमला था, तो यह लियान जनजाति के लिए एक त्रासदी होगी। जब लोग घबरा गए तो बड़े बाज ने अचानक कुछ गिराया जो आकाश में जलने लगा। पिंग, एक बड़ी विस्फोटक ध्वनि के परिणामस्वरूप आकाश में अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। इनमें से प्रत्येक शब्द को अगर जमीन पर रखा जाता तो वह आधा एकड़ जमीन घेर लेता आकाश में। इससे लियान जनजाति के पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। 3 दिन बाद दोपहर में स्वर्ण ड्रैगन रक्षक अपने राजदूतों को लियान जनजाति के कबीले में भेजेंगे और अपने साथ 10 योद्धाओं को नेगी जनजाति के कबीले में चयन के लिए ले जाएंगे। जो लोग चयन में सफल होंगे वे राज्य के योद्धा बन जाएंगे। ड्रैगन रक्षक के सदस्य 10 लोगों की उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। उन्हें उन लोगों में से चुना जाना है जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और जनजाति द्वारा तय किया जाना है। अक्षरों की बड़ी पंक्ति को देखकर सभी रुक गए।
राज्य का चयन अंततः शुरू हो रहा है। इतने दिनों के इंतजार और उनके त्याग के बाद वह दिन आ ही गया। जिस दिन का वे इंतजार कर रहे थे वह आ ही गया। लियान जनजाति के कबीले के प्रांगण में अंगद ने आंखें मूंदकर आकाश में बड़े बड़े शब्दों को देखा। उसे याद आया कि उस बड़े बाज को दिव्य पवन बाज के नाम से जाना जाता था, जिसे विशेष रूप से ड्रैगन रक्षकों द्वारा पाला गया था। इन दिव्य पवन बाजों को बचपन से ही भयंकर जानवरों का मांस खिलाया गया था और वे बहुत उच्च बुद्धि के थे और अपनी गति और चपलता के कारण वे विशाल जंगल में उड़ने में सक्षम थे। इससे पहले जब स्वर्ण ड्रैगन रक्षक ने नक्शे बनाए थे तो उन्होंने पहले से ही सभी छोटी जनजातियों के स्थानों का संकेत दिया था। अब स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के सदस्यों ने राज्य के चयन के बारे में खबर देने के लिए सभी छोटी जनजातियों में बाज भेजे थे। अक्षरों की यह बड़ी पंक्ति 1 घंटे तक आकाश में जलती रही, उसके बाद वह धीरे धीरे लुप्त हो गई। लियान जनजातीय कबीले के पीछे के पहाड़ में अर्जुन एक बड़ी चट्टान पर झुककर घास की एक पत्ती चबाते हुए शब्दों को देख रहा था। 10 लोग जनजाति द्वारा तय किए गए। अर्जुन ने शब्दों के अर्थ पर विचार करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि वे नेगी जनजाति कबीले में योद्धा चयन करने की योजना बना रहे थे। केवल 10 स्थानों वाले लियान जनजाति कबीले जैसे छोटे कबीले के लिए यह प्रक्रिया सरल होगी यदि जनजाति स्वयं 10 लोगों को चुने। जनजाति द्वारा चुना गया है। अर्जुन ने उपहास किया क्योंकि यह स्पष्ट था कि 10 स्थानों पर महेंद्र और योद्धा तैयारी शिविर के बाकी सबसे विश्वसनीय सदस्य ही होंगे। जहां तक अर्जुन का सवाल है, उसे जनजाति में मृत व्यक्ति माना जाता था। चाहे कोई भी चयन पद्धति अपनाई जाए, अर्जुन को नहीं चुना जाएगा। अर्जुन ने घास का पत्ता अपने मुंह से थूक दिया और उसके मन में एक विचार आया। 3 दिन बाद दोपहर में मैं खुद ही अपनी जगह पालूंगा। उसी समय लियान जनजाति के कबीले के आंगन में बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे। महेंद्र आग के पास एक नरम जानवर की खाल पर लेटा हुआ था और आसमान में बड़े बड़े शब्दों को देख रहा था। जब से वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में विफल रहा है, वह कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उन दिनों में खून की कमी थी। यह एक कमजोर विद्वान की भावना दे रहा था। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे मुलायम जानवरों की खाल से बनी कुर्सी पर लिटाया जाता था। उसे घर के अंदर बाहर ले जाया जाता था और हर जगह नौकरानियां उसकी सेवा करती थीं। इस समय महेंद्र 4 नौकरानियों से घिरा हुआ था जो आदेश का इंतजार कर रही थीं। वे लगभग 17 साल की थीं। वे या तो सूखे मांस, फल या कोयले की कड़ाही की प्लेट पकड़े हुए थीं। दिन ठंडा था और चारों नौकरानियां 4 घंटे से बर्फ में खड़ी थीं। वे आग से बहुत दूर थी, इसलिए वे उसकी गर्मी का आनंद नहीं ले पाई। उनके चेहरे, कान और हाथ सभी ठंड से लाल हो गए थे। बर्फ की वजह से उनके लिनन के जूते गीले हो गए थे और उनके सुन्न पैर बर्फ की गुफा जैसे वातावरण में फंस गए थे। लेकिन फिर भी वे बिना हिले डुले सीधे खड़ी रही। उन्होंने अपने हाथों में सामान ठीक से पकड़ रखा था, हालांकि उनकी बाहें बहुत पहले ही सुन्न हो चुकी थीं। कुछ नौकरानियों ने अपने होठों को दांतों से काटा क्योंकि वे लगभग बेहोश होने वाली थीं। वे हताश होकर अपने आप को पकड़े रहीं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे हिलीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने दिनों से वे बीमार दिखने वाले महेंद्र की सेवा कर रही थी और उसका मूड बहुत बदलता रहता था, जिससे वह बहुत डरावना लगता था। 3 दिन पहले महेंद्र के बगल में काम करने वाली एक नौकरानी ने गलती से दलिया को जानवरों की खाल से बने गलीचे पर गिरा दिया था जब वह दलिया लेकर आ रही थी। नतीजतन महेंद्र ने उसके 4 अंग तोड़ दिए और उसे 2 दिन और 2 रातों तक बिना खाना पीना दिए लकड़ी के कमरे में बांध दिया। वह नौकरानी शायद अब तक लगभग मर चुकी होगी, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, नहीं किसी ने उसे कुछ खाने पीने को दिया। पहले जब महेंद्र लोगों को मारता या डांटता था तो वह उनकी जान लेने तक नहीं जाता था, लेकिन अब इन नौकरानियों की नजर में महेंद्र एक दुष्ट जानवर बन गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि हत्या करने से पहले उसके चेहरे पर हत्या करने का कोई निशान भी नहीं आता था। एक क्षण वह हंस रहा होगा और अगले ही क्षण वह चाकू निकालकर आपको अंधा कर देगा, आपकी जीभ काट देगा और आपको क्रूस पर चढ़ाकर एक कलश में रख देगा। महेंद्र परीक्षा 3 दिन में शुरू होगी। इस समय एक व्यक्ति आंगन में आया था। यह हरे रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। पूरे लियान आदिवासी कबीले में केवल कुछ ही लोग थे जो उसको महेंद्र कहकर संबोधित कर सकते थे। यह ज्यादातर लियान आदिवासी कबीले के बुजुर्ग थे क्योंकि एकमात्र योग्य बाहरी व्यक्ति के लिए उसे योद्धा तैयारी शिविर के प्रशिक्षक अंगद को ही बुलाना पड़ता था। हाँ, मैंने देखा है, महेंद्र ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में होगा। उजाड़ हड्डी सार काम करने में विफल रहा है और बैंगनी रक्त क्षेत्र के माध्यम को तोड़ने में अपनी विफलता के साथ महेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने अपने घर की सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली, अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी तथा केवल उस एक शर्त के लिए पुल जला दिए, लेकिन जब समय आया तो उसे बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। अपने 17 साल के जीवन में उसने उस एक सपने के लिए 1 दशक तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और जैसे ही उसने राज्य के चयन के साथ सफलता की ओर अंतिम कदम बढ़ाया, वह पूरी तरह से असफल हो गया। जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। इसका सबूत महेंद्र द्वारा वेदी पर गुस्से में ताजा खून की उल्टी से मिला। महेंद्र, तुम गुस्से में थे जिसके कारण तुम्हारी मेरिडियंस घायल हो गई। यह कोई मामूली चोट नहीं है और इसके लिए बहुत आराम की जरूरत होगी। इस दौरान तुम्हें मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हें अपने शरीर की ऊर्जा का संचार करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम हिलो भी नहीं, वरना स्थायी क्षति हो सकती है। अंगद ने यह बात तब कही जब उसने महेंद्र के बगल में बैठी 4 नौकरानियों पर विचारपूर्वक नजर डाली। महेंद्र ने अपने शरीर को जानवर की खाल से बने गलीचे में लपेटा और कहा, मैं समझ गया। प्रशिक्षक, मेरे शरीर को देखिए, क्या आपको लगता है कि चयन शुरू होने तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? अंगद ने उत्तर दिया, तुम पहले से ही काफी ठीक हो चुके हैं। अगले 4 से 5 दिनों में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक तुम्हें नेगी आदिवासी कबीले में ले जाएंगे और तुम्हें वहां बसाएंगे। उन्हें जांच क्षेत्र तैयार करना होगा जिसमें 1 या 2 दिन लगेंगे। जांच के समय तक तुम अपनी पूरी स्थिति में ठीक हो चुके होंगे। ठीक है, यह अच्छी बात है। महेंद्र की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन जब वह बोला तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती थी। यह दुनिया के प्रति विष, घृणा और नफरत का मिश्रण था। यह बताना कठिन था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र में सफलता पाने में विफलता का महेंद्र की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास की हर चीज से नफरत हो रही थी।
मुझे इन सभी कष्टों से क्यों गुजरना पड़ा और इस उबड़-खाबड़ रास्ते को क्यों पार करना पड़ा? स्वर्ग ने मेरी आखिरी चीज क्यों चुरा ली? अगर स्वर्ग होता तो मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम विस्मृत हो जाओ। अगर भगवान होता तो मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम पर बिजली गिर जाए। महेंद्र के व्यवहार को देखकर अंगद को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस उसे सांत्वना दी। तुम हिम्मत मत हारो। हो सकता है कि तुम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में विफल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी राज्य के चयन को पास करने का एक उच्च मौका है। राज्य का चयन मुख्य रूप से तुम्हारी क्षमता को देखने के लिए है, न कि तुम्हारी वर्तमान साधना कितनी ऊंची है। उसने जानबूझकर अपनी बातें दासियों से नहीं छिपाई, क्योंकि ये चारों दासियां जानती थीं कि गपशप करते हुए घूमना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है प्रशिक्षक, मुझे आपको योद्धा तैयारी शिविर से 9 लोगों को चुनने के लिए परेशान करना होगा। उस समय वे मेरे साथ नेगी आदिवासी कबीले में जाएंगे। अंगद के सांत्वना भरे शब्दों को सुनने के बाद भी महेंद्र अभी भी बहुत खुश नहीं था। उसने न केवल राज्य के चयन को पास करने की योजना बनाई थी, बल्कि उसने स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें चौंका देने और भयभीत करने की योजना बनाई थी, जिससे उसे राज्य नाइट के रूप में नाइट की उपाधि मिल सके, या यहाँ तक कि स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के 100 घराने या 1000 घराने का सदस्य भी बन सके। लेकिन अब यह गारंटी नहीं थी कि वह चयन में सफल हो जाएगा। उसके लिए कम समय में प्रगति करना असंभव था। शेष 9 को चुनने का तरीका एक लड़ाई मुकाबला था। यह एक निष्पक्ष, सरल और प्रत्यक्ष तरीका था। इन सभी वर्षों में लियान जनजाति के लोगों ने एक नीरस जीवन जिया था, क्योंकि वे केवल भोजन की तलाश में थे। यह लड़ाई एक दुर्लभ घटना थी। गांव वालों को यह कैसे नजरअंदाज हो सकता है? इसलिए जिस दिन मुकाबला शुरू हुआ, सभी ग्रामीण जो आ सकते थे आ गए। वे योद्धा तैयारी शिविर के लोगों को लड़ते हुए देखने के लिए वहां आए थे। कठिन और उबाऊ जीवन के बावजूद गांव के लोग इस जीवंत लड़ाई के मैच को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। उनमें से बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे, खासकर तब जब बेकन बांटा गया। यह मुकाबला सुबह देर से होने वाला था और लियान आदिवासी कबीले के पैट्रियार्क परिसर के सामने चौक में आयोजित किया जाना था। लेकिन दिन निकलने से पहले ही मुकाबला मैदान लोगों से भर गया था, जो एक अच्छी जगह की तलाश में थे। बच्चे अपने पिता की गर्दन पर सवार थे और मंच की ओर अनुकूल स्थान पर मुंह करके खड़े थे। बहुत से बच्चे अर्जुन की उम्र के ही थे और उन्हें युवा नहीं माना जाता था। आप कितनी बार ऐसे बूढ़े बच्चों को अपने पिता की गर्दन पर सवार होते देखेंगे? उनका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आज किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बच्चे अपनी मुट्ठियां और उंगलियां रगड़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद वे ही मंच पर लड़ रहे हों। यह लड़ाई का मंच उनके लिए बेहद उत्तेजक था। वे हमेशा से योद्धा तैयारी शिविर का सदस्य बनने का सपना देखते थे। यह बहुत प्रतिष्ठित था। भीड़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि पेड़, घर और छतें भी लोगों से भरी हुई थीं। इस दुनिया में अधिकतर लोगों की दृष्टि अच्छी होती है, इसलिए वे दूर से ही मंच पर घटित होने वाली हर घटना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुबह देर से योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य दिखाई दिए। वे सभी योद्धा की वर्दी पहने हुए थे, जिसे वे शायद ही कभी पहनते थे। इसलिए उन्होंने जो हरे कपड़े पहने थे वे नए लग रहे थे। हालांकि यह अर्जुन द्वारा पहने गए लिनन के कपड़ों से बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन लियान आदिवासी कबीले के लोगों की नजर में यह बहुत प्रभावशाली था। एक एक करके योद्धा तैयारी शिविर के उत्साही सदस्य अंदर आए। जब उन्होंने आसपास का जायजा लिया तो उन्हें लगा कि आज उन्होंने जीवन में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। वे इतने सालों से सिर्फ आज के लिए ही प्रशिक्षण ले रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं अपना चेहरा दिखा पाऊंगा। लगभग 20 साल के एक छोटे कद के आदमी ने सोचा। उसका चेहरा जोश से चमक रहा था। उसके बगल में एक बिगड़ैल साथी बैठा था। उसने अपने आसपास की लड़कियों को ऐसे देखा जैसे उनके कपड़े उतार रहा हो और कह रहा हो, इस बार मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। इस गांव की सभी लड़कियां देख लेंगी कि मुझ में कितनी ताकत है। भविष्य में जब मैं अपनी उंगली हिलाऊंगा तो ये सभी लड़कियां मेरी ओर दौड़ी चली आएंगी। गांव में जीवन कठिन था, इसलिए खाने के अलावा पुरुषों के पास केवल एक और मौलिक सुख था। मनुष्य की मूल प्रकृति में खाने की इच्छा और संबंध बनाने की इच्छा शामिल है। ये वे स्वाभाविक प्रवृत्तियां थीं जो जानवरों में तब से थीं जब वे इस दुनिया में आए थे। आज के युद्ध मुकाबले के लिए योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने विशेष रूप से 2 कुत्तों का वध किया था। उन्होंने मैच के बाद मांस खाकर और शराब पीकर जश्न मनाने की योजना बनाई थी। ये दोनों कुत्ते गांव में पाले गए शिकारी कुत्ते थे। लेकिन कोई बात नहीं, राज्य का चयन जल्द ही होने वाला था। वे जल्द ही अच्छी जिंदगी जीने वाले थे। शिकार करने वाले कुत्ते का क्या काम था? देखो, यह यंग मास्टर है। जोर से चिल्लाने के साथ ही भीड़ में अचानक शोर मच गया। सभी ने देखा और सचमुच पैट्रियार्क के परिसर से 2 आदमी रतन की कुर्सी लेकर बाहर आए। महेंद्र उस रतन कुर्सी पर बैठा था और उसके ऊपर जानवरों की खाल से बना गलीचा बिछा हुआ था। उसकी आंखें इस तरह से कुड़ी हुई थी मानो वह सो रहा हो। उसके पीछे 4 नौकरानियां थीं। उनके हाथों में स्टोव और फलों की प्लेट थी। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत सावधान थीं। युवा मास्टर, यह वास्तव में युवा मास्टर है। गांव वाले तुरंत उत्साहित हो गए जब से महेंद्र ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब से लियान आदिवासी कबीले में उसकी प्रतिष्ठा अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। सभी ने महेंद्र पर भरोसा किया था कि वह उन्हें शहर में ले जाएगा और बेहतर जीवन देगा। यह कहा जा सकता है कि महेंद्र अब लियान आदिवासी कबीले के समर्थन का आध्यात्मिक स्तंभ था। लोग महेंद्र की पूजा करने लगे, क्योंकि अब वह जनजाति का पूर्ण राजा था। वह जो कुछ भी करता उसे लियान जनजाति के कबीले का बिना शर्त समर्थन मिल जाता। वह जिसे भी मरवाना चाहता था, बिना किसी कारण के एक शब्द लोगों को उसकी हत्या का हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। वह जिस भी लड़की को चाहता, एक शब्द से लोग उसे नहलाकर साफ कर देते और महेंद्र के बिस्तर पर पहुंचा देते। पिछले कुछ दिनों से वह एकांत में रहने लगा था। लोगों को उससे मिलने से रोका जा रहा था। जब उन्होंने आखिरकार उसे देखा तो वे कैसे उत्साहित नहीं हुए। 17 साल की कई लड़कियां उत्साह से भर उठीं। यह सच था कि विशाल जंगल की लड़कियां ताकतवर लोगों की पूजा करती थीं, लेकिन तारा सिंह जैसे खुरदुरे काले रंग के आदमी की तुलना में एक सुंदर लड़का कहीं बेहतर था। जंगल की लड़कियों के दिलों में सबसे आदर्श जोड़ी महेंद्र जैसी होगी, जो मजबूत और बेहद खूबसूरत दोनों हो। इन कुछ दिनों में महेंद्र पहले से ही लियान आदिवासी कबीले की कई लड़कियों का स्वप्न प्रेमी बन चुका था। शुरू करो, महेंद्र ने हल्के से कहा। उसे स्पष्ट रूप से परवाह नहीं थी कि मंच पर क्या हुआ। क्या
मजाक है, ये योद्धा तैयारी शिविर के क्रूर लोग थे। उसके लिए वे सभी भूसे के थैलों का एक समूह थे। भले ही वे अगले 100 वर्षों तक प्रशिक्षण लें, वे स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के द्वार को छू भी नहीं पाएंगे। लोगों को यह स्पष्ट था कि वह घमंडी था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी घृणा भरी नजर भी थी। लेकिन लड़कियों के समूह के लिए यह उसे और भी आकर्षक बनाता था, जिससे वे महेंद्र की और भी ज्यादा पूजा करने लगी। वे सभी इस भव्य मैच को देखने के लिए उमड़ पड़े, फिर भी युवा मास्टर को इसकी परवाह नहीं थी। यह दृष्टिकोण में अंतर था। गोल शुरू करो, तारा सिंह ने पूरे जोर से चिल्लाया। जब से वह महेंद्र के करीब आया, वह योद्धा तैयारी शिविर का अघोषित नेता बन गया। पिछले कुछ दिनों में उसने लियान कबीले की जड़ी बूटी पर्वत के लाभों का आनंद लिया था, क्योंकि वह उन जड़ी बूटियों को प्राप्त करने में कामयाब रहा था जिन्हें महेंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। इससे तारा सिंह की ताकत बहुत बढ़ गई थी। सीमित संसाधनों की स्थिति में योद्धा तैयारी शिविर के जिस भी सदस्य के पास सबसे अधिक संसाधन होंगे, वे सबसे तेजी से साधना कर सकते हैं। उसे डर था कि दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करेंगे, इसलिए उसने चुपके से ड्रग्स का सेवन किया था। उसने दूसरों से यह भी छिपाया था कि उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तारा सिंह को भी नहीं पता था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। वह मंच पर इसका परीक्षण करना चाहता था, क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां उसको अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाने का मौका मिला था। इतने लंबे समय तक इसे छिपाने के बाद जब मैं मंच पर जाऊंगा तो मैं एक शानदार करतब से दुनिया को चकित कर दूंगा। ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद तारा सिंह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। उसने पहले से ही महेंद्र का नंबर 1 गुर्गा बनने की योजना बना ली थी और कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। विशाल जंगल में होने वाले मुकाबलों में बहुत ज्यादा नियम नहीं होते थे। यह बहुत सरल तरीके से होता था। एक व्यक्ति मंच पर रहता था और दूसरे उस पर एक एक करके हमला करते थे। जिसके पास क्षमता होती थी वह ऊपर चढ़ सकता था। आखिरकार जब कोई भी स्टेज पर नहीं चढ़ता तो अखाड़े में खड़ा व्यक्ति एक स्थान जीत जाता। फिर वह अपनी जीत का प्रतीक लकड़ी का बोर्ड ले सकता था। हालांकि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित लग सकती है, जहां दो समान योद्धाओं के बीच भयंकर मुकाबला हो सकता है, या योद्धा को एक साथ मंच पर तब तक जमाए रखना चाहिए जब तक कि उसकी ऊर्जा खत्म न हो जाए। लेकिन योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की जहमत नहीं उठाई। सरल और कठोर उनकी शैली थी। मूल रूप से न तो अंगद और न ही महेंद्र इस अर्थहीन मुकाबलों से परेशान हो सकते थे। अंगद ने तारा सिंह को नियम तय करने का अधिकार दिया था, लेकिन तारा सिंह जैसे असभ्य व्यक्ति के लिए क्या उसके लिए उचित और निष्पक्ष नियम बनाना संभव था? यदि नियम बहुत जटिल होते तो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जब मैच शुरू हुआ, वह मंच पर सबसे पहले आया था। वह अपने धैर्य को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि वह इस अवसर का लंबे समय से इंतजार कर रहा था जहां वह अपनी छिपी हुई शक्ति प्रदर्शित कर सके। अखाड़ा 10 फीट चौड़ा था। तारा सिंह अखाड़े के बीच में खड़ा हो गया और अपनी मांसपेशियों को दिखाने के लिए पोज बनाने लगा। आओ, कौन मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है? तारा सिंह चिल्लाने लगा। इसी तरह दर्शक भी चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक विशेषज्ञ द्वंद्व से शुरू होगा। तारा सिंह प्रसिद्ध था, साथ ही उसके काम करने के उच्च प्रोफाइल तरीके के कारण हर कोई जानता था कि वह योद्धा तैयारी शिविर में शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। भाई तारा सिंह, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकाबला करूंगा। एक मजबूत आदमी मैदान में कूद पड़ा। उसका नाम सोनू था और योद्धा तैयारी शिविर में वह औसत ताकत का था। वह तारा सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन तारा सिंह के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वह एक ऐसा दोस्त था जो कभी कभार सफल शिकार पर तारा सिंह के साथ मांस साझा कर सकता था। वह बता सकता था कि तारा सिंह प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए वह उसे बधाई देने के लिए मंच पर गया था। योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने लंबे समय तक एक साथ प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वे सभी एक दूसरे की स्थिति जानते थे। वे जानते थे कि सोनू जानता था कि वह शीर्ष 9 स्थानों में नहीं होगा, इसलिए वह तारा सिंह को एक एहसान दे सकता है। हाँ, अच्छा भाई सोनू, चलो। सोनू और तारा सिंह दोनों का रवैया आक्रामक था। विशाल जंगल के मैदान में कोई शिष्टाचार नहीं था। जैसे ही आप मैदान में आए, मैच शुरू हो गया। चूंकि सभी लोग यह सब देख रहे थे, इसलिए दोनों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों में वाकई बहुत ताकत थी। जहां तक लड़ने के कौशल और तकनीक की बात है तो वह बहुत ज्यादा नहीं थी। उनकी लड़ाई साउथ की एक्शन फिल्मों जैसी थी, जहां हरकतें धीमी थीं, मुक्के हमेशा जमीन पर पड़ते थे और अचानक से वे एक दूसरे को पकड़कर मुड़ जाते थे। सोनू तारा सिंह के मुकाबले में नहीं था जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ गई थी, इसलिए कुछ राउंड में तारा सिंह ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अखाड़े में नीचे गिरा दिया। दोनों ने बिना किसी स्टाइल के लड़ाई की थी, क्योंकि लड़ते लड़ते उन्हें एहसास हुआ कि मुट्ठी की सभी तकनीकें और रुख जो उन्होंने पहले सीखे थे उनका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। अंत में एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर लूटना सबसे व्यावहारिक था। जिसकी ताकत अधिक थी वह जीत गया। ब्राजीलियाई जिu-जित्सु का तर्क भी यही था। अमेरिका में UFC जैसी लोकप्रिय मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में जो व्यक्ति दूसरे पक्ष की बाह मोड़ने या गर्दन को चलने में सक्षम होता था, उसे जीत मिलती थी, भले ही चालें अजीब लगती हों। अच्छा, दर्शकों ने चिल्लाया। हालांकि तारा सिंह की हरकतें सुंदर नहीं थीं, लेकिन लियान आदिवासी कबीले के लोगों के लिए, जहां वे कुश्ती देखने के लिए उत्साहित होते, यह आंखों के लिए बहुत खुशी की बात थी। सोनू के बाद एक अन्य व्यक्ति तारा सिंह से मुकाबला करने के लिए मंच पर आया, लेकिन वह भी उससे हार गया। 2 मुकाबलों के बाद तारा सिंह की स्थिति और भी बेहतर हो गई, क्योंकि जितना अधिक वह लड़ता उतना ही अधिक साहस उसे प्राप्त होता। हाँ, और कौन आ रहा है? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चावल की शराब का एक जार पी लिया हो। लोग बता सकते थे कि वह आज उन योद्धा स्थानों में से एक प्राप्त करेगा। भाई तारा सिंह, मुझे आपके साथ एक शॉट लेने दो। एक आदमी मंच पर आया और धीमी दबी हुई आवाज में कहा। जब यह व्यक्ति मंच पर आया तो तुरंत तालियां बजने लगीं। यह लक्ष्मण था। वह स्वाभाविक रूप से मजबूत पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र में वह 200 पाउंड का पत्थर का वजन उठा सकता था। यह अज्ञात था कि लक्ष्मण अब कितना मजबूत है। लियान जनजातीय कबीले में योद्धा तैयारी शिविर के अग्रणी सदस्यों के नाम भी व्यापक रूप से जाने जाते थे। जब लक्ष्मण 15 वर्ष की उम्र में 200 पाउंड वजन उठाने में सक्षम हो गया तो वह लियान जनजाति के कबीले में प्रसिद्ध हो गया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि लक्ष्मण चयनित 9 लोगों में शामिल होगा। लक्ष्मण और तारा सिंह के बीच मजबूत बनाम मजबूत के इस मुकाबले ने भीड़ को उत्साहित कर दिया।
लकी हाँ हाँ अच्छा है। मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता था। आओ। तारा सिंह की आंखें चमक उठीं। एक साल पहले वह लक्ष्मण से थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस साल उसकी ताकत में काफी बदलाव आया था। वह अपनी ताकत को परखने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की तलाश में था। लक्ष्मण मंच पर कूद पड़ा और तारा सिंह से 3 गज की दूरी पर खड़ा हो गया। बिना किसी शिष्टाचार के वे दहाड़ते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दोनों आदमी हट्टे कट्टे थे, ऐसा लग रहा था जैसे 2 बैल एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हों। टिंग तारा सिंह और लक्ष्मण बिना किसी दिखावटी प्रदर्शन के एक दूसरे से टकरा गए। लोगों को मांस और बॉन्ड के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे वे डर गए। यदि ऐसी टक्कर उनके शरीर पर पड़ती तो उनके जन्मजात अंग टूट जाते। तारा सिंह और लक्ष्मण के बीच की लड़ाई स्पष्ट रूप से सोनू की पिछली लड़ाई की तुलना में अधिक आक्रामक थी। दोनों पुरुषों की ताकत लगभग 700 पाउंड थी, जो कि टियर 1 पुरुष की तुलना में दोगुनी थी। ताकत में इतनी असमानता यह सुनिश्चित करती थी कि अगर 1 दर्जन टियर 1 पुरुष तारा सिंह पर हमला भी करते तो भी वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। तारा सिंह ने बहुत बढ़िया खेला। भीड़ में बूढ़ी सोमिया अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रही थी। चूंकि उसे हाल ही में महेंद्र ने कुछ काम करने के लिए बुलाया था, इसलिए वह तारा सिंह के साथ नजदीकी से पेश आई थी और जल्द ही वे एक आइटम बन गए। पिछली रात के तारा सिंह के जोरदार पराक्रम के बारे में सोचते हुए सोमिया कामुक इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। लोगों की जय जयकार सुनकर और सोमिया के समर्थन से तारा सिंह को कुछ अप्रत्याशित ताकत मिली और उसने जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन लक्ष्मण पीछे नहीं रहना चाहता था। अपनी विशाल ताकत के साथ उसके पास अभी भी एक बड़ा लाभ था। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के बीच आम लड़ाई का सार ताकत की लड़ाई थी। यही कारण था कि पत्थर के रोलर्स को उठाना उनका प्रमुख प्रदर्शन था और डींग मारने का अधिकार पाने का तरीका था। काफी देर तक जमीन पर कुश्ती लड़ने के बाद तारा सिंह ने आखिरकार लक्ष्मण को दबाने में कामयाबी हासिल कर ली। वह नीचे दबा हुआ था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था। तारा सिंह द्वारा लक्ष्मण को दबाने में सक्षम होने का मुख्य कारण यह था कि उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां खाई थी, जिससे उसकी फिटनेस में वृद्धि हुई और सहन शक्ति भी बढ़ी। उसने अपनी सहन शक्ति के कारण यह मैच जीता था। लक्ष्मण को तब तक दबाया गया जब तक कि उसका थोड़ा दम घुटने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि तारा सिंह एक अथक बैल की तरह कैसे रह पाया। उसके पास इतनी ऊर्जा कैसे थी। यह कहना होगा कि हालांकि योद्धा तैयारी शिविर के औसत सदस्य में बहुत ताकत थी, लेकिन 500 पाउंड के पत्थर के रोलर को 8 बार उठाने के बाद भी उनकी भुजाएं दुखती थीं। तारा सिंह जैसा बनना आसान नहीं था, जो जितना ज्यादा लड़ता गया उतना ही मजबूत होता गया। लक्ष्मण ने हांफते हुए पूछा, आप विगोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना? हाँ, लगभग। तारा सिंह ने शेखी बधारना शुरू कर दिया। तैयारी शिविर के अधिकांश सदस्य वैलियंट दायरे में थे और वह विगोर दायरे से बहुत दूर था। सांप की तरह सांस अंदर लेना, तीर की तरह बाहर निकालना इस अवस्था में होना कैसे आसान हो सकता है? तारा सिंह के पास थोड़ी अधिक सहन शक्ति थी, क्योंकि यदि वह लियान जनजातीय कबीले जैसी गरीब जगह पर रहता तो वह कभी भी विगोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। आसपास के आम लोग जानते थे कि विगोर क्षेत्र का क्या मतलब है। आखिरकार राज्य का चयन लंबे समय से जाना जाता था और महेंद्र ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि पर्पल ब्लड क्षेत्र क्या है। लियान जनजाति के शासक वर्ग द्वारा दी गई झूठी सूचना के तहत सभी लोगों ने यह मान लिया था कि महेंद्र बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अज्ञानी आम लोगों को लगा कि बैंगनी रक्त क्षेत्र स्वर्ग में एक देवता जितना शक्तिशाली है। अगर तारा सिंह को बैल कहा जाता था तो महेंद्र एक भयानक उजाड़ जानवर था। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर था। जितना ज्यादा उन्हें महेंद्र की ताकत का एहसास हुआ, उतनी ही ज्यादा उन्हें उम्मीद थी कि वह उन्हें शहर में ले जाएगा। साथ ही उन्हें लगा कि महेंद्र का अनुसरण करके उनके अधीन नौकर बनना सम्मान की बात होगी। इस अराजक दुनिया में लोग आजादी के बारे में नहीं सोचते थे। जो लोग अपना पेट नहीं भर सकते थे, उनके लिए आजादी एक फिजूल खर्ची और मजाक थी। वे बस एक अच्छे गुरु का अनुसरण करना चाहते थे और एक भोजन से संतुष्ट होना चाहते थे। हाँ, तारा सिंह जोर से हंस पड़ा। वह वर्तमान दृश्य से बहुत प्रसन्न था। वह यह भी जानता था कि वह राज्य के चयन को किसी भी तरह से पास नहीं कर पाएगा, लेकिन दिखावा करने में सक्षम होने के कारण उसको लगा कि वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया है। और कौन ऊपर आकर कोशिश करना चाहता है? तारा सिंह बहुत उत्साहित था। श्याम, क्या तुम यहाँ आकर मेरे साथ खेलना चाहते हो? किसी को भी आगे न आते देख तारा सिंह ने नाम पुकारना शुरू कर दिया। भाई तारा, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ? अभी अभी तुमने जो मुक्का मारा था उससे तुम्हारे जोड़ों में रिंग हो गई थी। क्या यह थंडर जैसी कोई चीज नहीं है? और धनुष से झुंड के दायरे में गोली चलाना या कुछ और? श्याम नाम के इस युवा योद्धा ने चापलूसी करने के सभी तरीके अपनाए। वह समझ गया था कि योद्धा तैयारी शिविर में जीवित रहने के लिए उसे किसी महान व्यक्ति को पकड़ना होगा, ताकि जब मांस बांटा जाए तो उसे और अधिक मिले। हाँ, यह 9 बादलों में गड़गड़ाहट आश्चर्य धनुष झुंड को गिराता है। इस वाक्यांश को याद करने में तारा सिंह को बहुत समय लगा, जिसके बाद वह इसे पूरा बोल पाया। वह अभी भी उस क्षेत्र से एक प्रकाश वर्ष दूर था, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुका है। यह देखते हुए कि दर्शकों में कोई भी उसका सामना करने को तैयार नहीं था, तारा सिंह ने महसूस किया कि दिखावटी बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऊंची आवाज में कहा, यदि कोई भी मंच पर नहीं आ रहा है तो मैं खुशी से इस स्थान को स्वीकार करूंगा। मूल रूप से तारा सिंह के नियम इस प्रकार थे, अगर कोई भी व्यक्ति अखाड़े में किसी व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं करता तो वह व्यक्ति एक स्थान छीन लेता। इस तरह 9 स्थानों का चयन किया जाना था। किसी को कोई असहमति नहीं थी, क्योंकि वे तारा सिंह की ताकत के प्रति आश्वस्त थे। क्या कोई असहमत है? तारा सिंह ने जानबूझकर लकड़ी की गोली लेने की गति धीमी कर दी। यह एक नीलामीकर्ता की भावना के समान था, जो ऊंची बोली के लिए चिढ़ाने के लिए उल्टी गिनती कर रहा था। तारा सिंह के लिए यह उसकी दिखावटी हरकतों में से एक और हरकत थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, भीड़ से एक आवाज आई, तुम वाकई घिनौने हो। तुम लकड़ी की तख्ती आराम से क्यों नहीं ले सकते? क्या तुम्हें इस तरह से गुस्सा दिलाने की जरूरत है? लोगों को तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए कहना। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। कौन? तारा सिंह अपना बेहतरीन अभिनय समाप्त करने ही वाला था, लेकिन कोई वास्तव में उसका विरोध करने के लिए कूद पड़ा था।
और इन पंक्तियों के बीच में उन्होंने उस पर घृणित होने का आरोप लगाया था। यह सही है, हर कोई बता सकता था कि तारा सिंह सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने इसका इस्तेमाल पूरे लियान आदिवासी कबीले को यह घोषणा करने के लिए किया था कि वह योद्धा तैयारी शिविर में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन कौन बोलने की हिम्मत करता है? जिसने भी ऐसा कहा है वह यहाँ आ जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन जीने से ऊब गया है। तारा सिंह ने पहले ही लियान आदिवासी कबीले को अपना मान लिया था। अगर महेंद्र बाघ था तो वह महेंद्र का सियार गुर्गा था। वह अपने ही इलाके में मुंह पर वार बर्दाश्त कैसे कर सकता था? लेकिन अगर अब कोई आगे आए तो वह एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। उसने तय कर लिया था कि वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने सबके सामने मुसीबत खड़ी की थी। अराजक विशाल जंगल में बलवान द्वारा निर्बल को मारना कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा यह अखाड़े में हुआ था, जिससे यह और भी अधिक न्यायसंगत हो गया। यह सोचते हुए तारा सिंह अपनी रक्तपिपासु आंखों से भीड़ में घूम गया। वह उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने ये शब्द कहे थे, लेकिन वह व्यक्ति लोगों के समुद्र में छिपा हुआ था और सामने नहीं आ रहा था। लगभग 10 सांसें लेने के बाद कोई भीड़ को चीरता हुआ मंच के सामने आ गया। जब लोगों ने देखा कि एक छोटे कद का बच्चा मंच के सामने की ओर आया और आराम से मंच पर चढ़ गया तो वे थम गए। यह छोटा सा बच्चा तारा सिंह की छाती तक ही पहुंच पाया था और उसने खुरदुरे लिनन के कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े साफ थे लेकिन फटे हुए थे, जिन पर कई बड़े बड़े पैच थे। शरीर का आकार और मुद्रा देखकर भीड़ के मन में प्रश्न चिन्ह उठने लगे। क्या यह बच्चा ही था जिसने आवाज लगाई थी? लोगों ने पहले सोचा था कि जिसने आवाज लगाई है वह कोई योद्धा है जिसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है और वह संभवतः योद्धा तैयारी शिविर का सदस्य है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक बच्चा था। क्या वह जीना नहीं चाहता? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे पहले नहीं देखा जा सका, क्योंकि वह छोटा था और भीड़ के नीचे छिपा हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तारा सिंह अपने सामने बच्चे को देखकर चौंक गया। अर्जुन, तुम मरे नहीं हो। अर्जुन की पीठ पहले से ही लोगों की तरफ थी, इसलिए बहुतों ने ध्यान नहीं दिया। अब वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मंच पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। भाई अर्जुन। यह वास्तव में भाई अर्जुन है। अर्जुन की पड़ोसी आंटी और उनकी बेटी छूटकी दर्शकों में थी। छूटकी ने अर्जुन को जीवित देखकर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन तत्काल दृश्य देखकर वह अर्जुन के लिए चिंतित हो गई। इस समय छूटकी ने अपनी मां के खुरदुरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसका दिल उसके मुंह में आ गया। बच्चा अर्जुन अभी भी जीवित है, लेकिन वह इस खतरनाक व्यक्ति का विरोध करने के लिए अब मंच पर क्यों चल गया? चाची चिंतित थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन क्या कर रहा था। और इस समय अर्जुन जो मंच पर खड़ा था ने धीरे से अपना शरीर लियान आदिवासी कबीले के आंगन में जानवर की खाल से बनी कुर्सी की ओर घुमाया, जहां एक कमजोर महेंद्र बैठा था। दूसरे पक्ष की आंखें मानो उस पर गोलियां चला रही हों। महेंद्र अपनी सीट पर निश्चल बैठा था, फिर भी उसके आसपास बैठी 4 नौकरानियां कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वे महसूस कर सकते थे कि महेंद्र अचानक एक क्रूर जानवर में बदल गया था। ऐसा कितनी बार हुआ? हाँ, यह तीसरी बार था। महेंद्र ने अपने हाथ में चाय का कप नीचे रख दिया और अर्जुन को घूरता रहा। पहली बार वह जड़ी बूटी चुनते समय गिर जाने के बाद पुनर्जीवित हो गया था। दूसरी बार वह महेंद्र द्वारा गुप्त रूप से हमला किए जाने के बाद भाग निकला था। तीसरी बार उजाड़ हड्डी के हिम विष और रक्त पतला करने वाली गोली से विषग्रस्त होने, उसके साथ छिद्रों से खून बहने और एक बड़ी चट्टान से नीचे गिरने के बाद भी वह बच गया। महेंद्र की पलकें झपकने लगी। जिस तरह से उसने अर्जुन को देखा वह एक जहरीले सांप की तरह था, जो निर्दयता और लालच के साथ अपने शिकार को देख रहा था। उसके शरीर में एक रहस्य है। महेंद्र का मानना था कि अर्जुन के पास एक खजाना है जो उसके जीवन की रक्षा करता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि खजाना क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि खजाना जल्द ही उसका होने वाला था। अर्जुन को मारने के बाद वह खजाना हासिल कर लेगा। फिर वह धीरे धीरे इसकी जांच कर सकता था और अंततः इसका उपयोग समझ सकता था। जब उसने यह सोचा तो महेंद्र ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। उसकी अभिव्यक्ति ऊपर से शांत थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर उत्तेजना और गर्म खून था। उसने धीरे से अपने होंठ चाटे और खून की प्यासी आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरकार एक बार स्वर्ग मेरे प्रति न्यायपूर्ण हो गया है। स्वर्ग ने मुझे भले ही गौरवशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं दी हो, नहीं उसने मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आवश्यक संसाधन दिए हों, और उसने तो मुझे उस समय भी रोक दिया था जब मैं बैंगनी रक्त के क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था। लेकिन आज आपने मुझे एक मौका दिया है, यह खजाना जो किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है, सीधे मेरे पास भेज दिया है। जैसा कि प्राचीन कहावत है, यदि आप अपने सामने आए अवसर का लाभ नहीं उठाते तो नुकसान आप पर ही होगा। अगर मैं स्वर्ग से मिली वस्तु को नजरअंदाज करूं तो यह भविष्य में आपदा को आमंत्रित करेगा। मैं महेंद्र निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति नहीं हूं। आश्चर्य की बात है कि अर्जुन नाम का यह बच्चा जो भूख से तड़प रहा था, इतना धन्य जीवन जी सकता है। नहीं, यह कहना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य है। उसे मारकर मैं खजाना पालूंगा। जिसके हाथ में खजाना था उसका जीवन धन्य था। महेंद्र के मन में कई विचार कौन थे। मुस्कुराता हुआ तारा सिंह महेंद्र के किसी आदेश के बिना ही अर्जुन की ओर चल पड़ा था। ये शब्द तुम्हारे थे? तारा सिंह ने व्यंग्य किया। उसे जिज्ञासा थी कि अर्जुन 10 मीटर ऊंची चट्टान से गिरने के बाद क्यों नहीं मरा। उसे विश्वास नहीं था कि कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है, और उसने उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने वाले लोगों को गलत धारणा देने के लिए कुछ चाल चली थी। तारा सिंह ने शुरू में सोचा था कि किसी योद्धा ने उसे चुनौती दी है, इसलिए वह दूसरे योद्धा को मारने के लिए अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका सामना इस बेकार छोटे बंदर अर्जुन से हुआ। इससे वह दिखावा करने में असमर्थ हो गया। एक छोटे से बंदर को मारना जो केवल उसकी छाती तक ही पहुंचा था, दिखावा करने योग्य कैसे हो सकता था। वह यह सोच रहा था कि वह अर्जुन को मारने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है जिससे अर्जुन सबसे अधिक असहज और भयभीत हो जाएगा। बेशक यह मैं ही था। क्या तुमने जो कहा वह बकवास नहीं था? अर्जुन ने अपने हाथों को पीछे की और रखते हुए ऐसे भाव व्यक्त किए जो स्पष्ट था। क्या तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी? तारा सिंह ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह कोई मंदबुद्धि हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने अपने दिमाग को दरवाजे में कुचल दिया है या नहीं, क्योंकि उसको अपने भाग्य की कल्पना करनी चाहिए थी। छोटे कमीने, आज मुझे अपमानित करने के लिए तुम मुर्दा मांस हो।
आज्ञाकारी रूप से घुटनों के बल बैठो और मेरे सामने 100 बार प्रणाम करो, इससे पहले कि तुम मेरी जांघों के नीचे को चले जाओ। क्या तुम इसे खुद करना चाहते हो या मुझे तुम्हें ऐसा करने के लिए मदद करनी चाहिए? तारा सिंह मुस्कुराया जबकि अर्जुन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह विक्षिप्त हो। मैं आज यहाँ एक जगह पाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। इन शब्दों से पूरा दर्शक मंडल दंग रह गया। लोगों को एहसास हुआ कि मंच पर जाकर अर्जुन जानबूझकर तारा सिंह को नाराज या दुखी नहीं कर रहा था, बल्कि राज्य के चयन के लिए भागीदारी स्थान प्राप्त करने के लिए एक मुकाबला लड़ रहा था। हे भगवान, क्या वह अपने आकार के कारण पागल है? उसने सिर्फ 1 महीने का प्रशिक्षण लिया था और वह 12 वर्ष से थोड़ा ही बड़ा था। वह तारा सिंह के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? भाई अर्जुन, भीड़ में चूटकी का दिल दहलाने वाला पल था। क्या भाई अर्जुन को पता था कि तारा सिंह कितना ताकतवर था? लियान जनजाति के लोगों के लिए योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य बाघों के एक समूह की तरह थे। कोई भी साधारण व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन जैसा बच्चा तो बिल्कुल अभी नहीं। हाँ, तारा सिंह ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, मानो यह उसके जीवन का सबसे मजेदार चुटकुला था। छोटे कमीने, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लॉर्ड जयराज से कुछ कौशल सीखने के बाद तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो और राज्य के चयन में लियान आदिवासी कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। जैसे ही झाओ तारा सिंह ने ये शब्द कहे, योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य जोर से हंसने लगे। भाई तारा सिंह, इस बच्चे के साथ बकवास बंद करो। वह कुछ अभी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उसे लॉर्ड जयराज द्वारा चुने जाने का सौभाग्य मिला, वह सोचता है कि वह अजय है। बहुत से लोगों ने यही कहा। इस समय एक दुष्ट महिला की आवाज सुनाई दी, तारा सिंह, बच्चे की टांगे तोड़ दो और उसे फांसी पर लटका दो। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सोमिया थी। अर्जुन उसकी तीखी आवाज को कैसे भूल सकता था? जिस व्यक्ति ने ग्रामीणों को उनके घर को गोबर से घेरने के लिए प्रेरित किया, वह यही सोमिया थी। अर्जुन ने व्यंग्य किया और सोमिया पर गहरी नजर डाली। तुम क्या देख रहे हो छोटे कमीने? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरफ देख सकते हो? और देखो, और मैं तुम्हारी दोनों घिनौनी आंखें निकाल दूंगी। सोमिया दबंग लहजे में बोली थी, तारा, इस छोटे कमीने को मार डालो। जैसे ही उसने कहा, सोमिया ने तारा सिंह पर एक छेड़खानी भरी नजर भी डाली। तारा सिंह को उस चुलबुली नजर से स्पष्ट रूप से शक्ति मिली और वह दिल खोलकर हंसा। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम अपनी बीमारी से उबर नहीं पाए हो। तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे जैसा छोटा गुलाम जो कीचड़ भरे मैदानों में भी भोजन नहीं पा सकता, वह राज्य के चयन में शामिल होना चाहता है। आज मैं तुम्हारा सिर काटकर मूत्रालय के रूप में इस्तेमाल करूंगा। इसके साथ ही वह अर्जुन की ओर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव था जब उसने अर्जुन के सिर को पकड़ने के लिए अपनी 2 स्टील जैसी भुजाएं फैलाई। वह सिर्फ कह नहीं रहा था, बल्कि वास्तव में अर्जुन का सिर काटने की योजना बना रहा था। तारा सिंह के पास बहुत ताकत थी, तो एक सामान्य बच्चा उसकी पकड़ का सामना कैसे कर सकता था? अर्जुन बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तारा सिंह को पकड़ लिया। यह तारा सिंह की ही चाल थी। तारा सिंह के बड़े हाथों की तुलना में अर्जुन के हाथ बिल्कुल अनुपातहीन थे। बेवकूफ अर्जुन को हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत करते देख वह मुस्कुराया और अर्जुन के हाथों को पकड़ लिया। उसने अपना मन बदल लिया था। वह अर्जुन के हाथों को कुचलना चाहता था। चारों अंग टकराए और जोरदार ध्वनि हुई, कच। तारा सिंह का चेहरा जम गया। अर्जुन के हाथों और अपने हाथों को अविश्वसनीय रूप से देखते हुए उसके होंठ फड़कने लगे। अर्जुन के छोटे हाथों के भीतर उसके 2 बड़े हाथ क्षत-विक्षत हो गए थे। बिना रुके ताजा खून बह रहा था। उसके अंगूठे के अलावा उसकी बाकी सभी 8 उंगलियां अजीब कोनों में मुड़ी हुई थीं और पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अर्जुन ने उसके हाथों को बेरहमी से कुचल दिया था। आह! तारा सिंह के मुंह से एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख निकली। अर्जुन ने उसको ठंडे अंदाज में देखा। तुमने कहा कि गुलाम कौन था? इस दुनिया में कमजोर लोगों को गुलाम बनाया जाता है और ताकतवर लोगों को स्वामी माना जाता है। जो ज्यादा ताकतवर होता, वह हर चीज पर हावी हो सकता था। मैं तुम्हें आज बताता हूं कि गुलाम कौन है। यह कहते हुए अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक साधारण घुटने से तारा सिंह की छाती पर वार किया। टिंग! अर्जुन के घुटने के वार से उसका मोटा शरीर फटी हुई बोरी की तरह उछल गया। उसकी उरोस्थि अंदर की ओर मुड़ गई और उसकी पसलियां भी टूट गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसका शरीर टूटी रीढ़ वाले कुत्ते की तरह छटपटा रहा था। इस अचानक दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उनके हाव-भाव कुछ सेकंड पहले से ही पूरी तरह से जमे हुए थे। यह क्या था? अर्जुन ने तारा सिंह के हाथ कुचल दिए थे और उसे घुटने से उड़ा दिया था। अर्जुन का छोटा और पतला शरीर और तारा सिंह का मजबूत शरीर एक दूसरे के विपरीत था, जिससे एक बहुत मजबूत दृश्य प्रभाव पैदा हो रहा था। क्या यह एक सपना था? महेंद्र, जो अपनी जानवर की खाल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, अचानक खड़ा हो गया और चमकती आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। अर्जुन एक जड़ी बूटी चुनने वाला गुलाम जिसके पास खाने के लिए आमतौर पर भोजन नहीं होता था। वह एक भिखारी की तरह था। ऐसा व्यक्ति लियान आदिवासी कबीले में चिंता का विषय नहीं होगा। लेकिन वह कुछ ही क्षणों में तारा सिंह को अपंग करने में सक्षम था। उसकी मार्शल आर्ट कहां से आई? क्या ऐसा हो सकता है कि जयराज के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद और 1 महीने के समय में मार्शल आर्ट सीखने के बाद वह तारा सिंह को हरा सके? यह कैसे संभव हो सकता है? महेंद्र ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद कर लीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। श्रोतागण चुप हो गए। काफी देर तक किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि वे अभी तक होश में नहीं आए थे। यहां तक कि छूटकी, जो अर्जुन के लिए चिंतित थी, उसने भी अपनी 2 बड़ी काली आंखों से देखा। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। क्या यह सच है? शैतानी दिखने वाले मीनार जैसे तारा सिंह को भाई अर्जुन ने हरा दिया था। अर्जुन अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आया और उसने अपने फटे हुए कपड़ों को सहजता से सीधा किया। यह उसकी हिंसा की पहली कार्रवाई थी। पहले अर्जुन के घूंसे पत्थरों पर पड़ते थे। वे बहुत कठोर थे, जिससे उसकी मुट्ठियों में दर्द होता था। लेकिन आज जब वे एक इंसान के शरीर पर पड़े, तो उसे केवल कठोरता के बाद कोमलता का एहसास हुआ। एक व्यक्ति को सीधे अपंग करने के बाद अर्जुन को यह अस्वीकार्य नहीं लगा। जब से उसने इस जंगली दुनिया में सुरंग बनाई थी, तब से वह इस दुनिया के नए अस्तित्व के नियमों का आदी हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि वह एक दयालु व्यक्ति या भिक्षु होता जिसके हाथ खून से सने नहीं होते, तो उसका फायदा उठाया जाता।
अर्जुन ने अपना सिर सोम्या की ओर घुमाने से पहले अपनी 10 गलियां धीरे से हिलाईं। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे पैर तोड़ दोगी और मुझे फांसी पर लटका दोगी और मेरी आंखें निकाल लोगी। यह कहते हुए वह धीरे धीरे सोम्या की ओर चला गया। क्या तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन को आगे बढ़ते देख सोम्या चिल्लाई। तुम छोटे कमीने, तुम्हें प्लेग हो गया है क्या? तुम इसे लोगों में फैलाने की योजना बना रहे हो? सोम्या ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अर्जुन को अचानक इतना भयानक होते देख उसने तुरंत योजना बनाई कि अर्जुन को प्लेग होने वाली बात कही जाए और भीड़ से समर्थन पाने की उम्मीद में चिल्लाने लगी। मेरे साथियों, मरने के बाद इस छोटे से कमीने पर भूत सवार हो गया होगा, नहीं तो वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या आप भूल गए हैं कि उस पर भूत सवार था? ठीक है, सोम्या को अचानक कुछ सूझा और वह भीड़ के बीच से तेजी से निकल गई। दूर हटो, दूर हटो। बाहर भागते हुए जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में एक लकड़ी की बाल्टी थी। अर्जुन को देखते हुए उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान तैर गई। छोटे कमीने, तुम इतने घमंडी हो सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम उन गंदी चीजों के कब्जे में थे। तुम अजय हो गए। देखो मैं तुम्हें अब कैसे मारती हूँ। यह कहते हुए सोम्या ने लकड़ी की बाल्टी में रखी सामग्री अर्जुन पर फेंक दी। लकड़ी की बाल्टी के अंदर खून जैसा लाल तरल पदार्थ था और उसमें से बदबू आ रही थी। यह कुत्ते का खून था। मैच से पहले योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने 2 शिकारी कुत्तों का वध कर दिया था और मैच के बाद दावत की तैयारी की थी। शिकारी कुत्तों को मारने के बाद खून को लकड़ी की बाल्टी में जमा किया जाता था। उसमें कुत्तों की आंतें, फर, दिल और फेफड़े तैर रहे थे और ये सब अब अर्जुन की ओर फेंका जा रहा था। क्लाउड वाइल्डरनेस के लोगों का मानना था कि कुत्ते के खून से भूत प्रेत भगाए जा सकते हैं। ये गंदी आत्माएं कुत्ते का खून देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं और अगर उन पर कुत्ते का खून छिड़क दिया जाए तो वे पिघल जाएंगी। पुरानी कहावत कुत्ते का खून चेहरे पर का यही अर्थ था। किसी व्यक्ति को कुत्ते का खून चेहरे पर कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर कुत्ते का खून लगा हो तो उसे श्राप दे दिया जाता है। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति स्थिर रहेगा और बोल नहीं पाएगा। सोम्या को वास्तव में विश्वास नहीं था कि छोटे से अर्जुन में तारासिंह को अपंग करने की क्षमता थी। इसलिए जब तक कुत्ते का खून उस पर लगा रहेगा बुरी आत्माएं जलती रहेंगी और वह एक छोटी मुर्गी की तरह रह जाएगा जो उसके सामने असहाय होगा। सोम्या अर्जुन के अंगों को काटकर उसे जलाने के लिए तड़प रही थी। जब तक वह उस पर भूत प्रेत का साया होने का आरोप लगाती रहेगी तब तक लोगों को उसे सूली पर जलाने के लिए उकसाना आसान था। खून से भरी बाल्टी देखकर लोग चिल्ला उठे। इस समय अर्जुन की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। सोम्या जैसी महिला के लिए जो किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जानती थी, अर्जुन ने उसे परेशान नहीं करने के लिए सोच था, लेकिन जब उसने आरती पर हमला किया था तो अर्जुन की सोच बदल गई। इसके अलावा अब उसे पता चल गया था कि यह महिला कितनी क्रूर थी। कुछ लोग हड्डियों तक जहरीले थे। इस तरह के लोग दुनिया को नुकसान पहुंचाते थे, चाहे वे मार्शल आर्ट जानते हो या नहीं, चाहे वे महिला हो या नहीं। टिंग, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। अर्जुन को हिलते हुए देखे बिना ही कुत्तों के खून की बाल्टी अर्जुन की आंखों के सामने फट चुकी थी। यद्यपि खून हर जगह फैल गया था, लेकिन अर्जुन के शरीर पर एक भी बूंद नहीं गिरी। दूसरी ओर सोम्या कुत्तों के खून से पूरी तरह से सन गई थी। आह! सोम्या चीख पड़ी। उसके बाल झड़ गए थे और वह चिल्लाती रही, तुम राक्षस हो, तुम छोटे जानवर हो, तुम कमीने के। सोम्या अब और कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। उसकी जीभ बाहर लटक गई और उसकी आंखें सफेद हो गईं तथा उसके अंग फड़कने लगे। बचाओ मुझे, बचाओ। जीवित रहने की चाहत ने सोम्या को ये शब्द मुश्किल से कहने की शक्ति दी। इस समय आसपास के लोग डरकर पीछे हट गए थे। वे अर्जुन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। विशाल जंगल के आम लोग ऐसे थे जो कमजोरों को धमकाते थे और ताकतवरों से डरते थे और उनमें दास्तां की प्रबल प्रवृत्ति थी। एक विशेषज्ञ के सामने वे अनजाने में आज्ञा मान लेते थे, जबकि एक कमजोर व्यक्ति के सामने वे अपना गंदा अपमानजनक पक्ष दिखाते थे, राक्षसों में बदल जाते थे। आरती पर उनके हमले से यह दर्शाया गया था। वह आखिरकार डर गई थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसकी आंखें और ज्यादा डर से भर गईं। उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि अर्जुन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस पर भूत सवार नहीं था, क्योंकि भूतग्रस्त व्यक्ति कुत्ते के खून से बच नहीं सकता। भूतग्रस्त व्यक्ति के लिए कुत्ते का खून देखना चूहे जैसा था जो बिल्ली को देखकर अकड़ गया हो। तुम एक औरत को पीटना चाहते हो? के। सोम्या को अपना मुंह खोलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन हंसा, मैंने कभी किसी महिला को नहीं मारा। यह कहते हुए अर्जुन ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। सोम्या राहत की सांस लेने में सक्षम हुई और कुछ साहस जुटा पाई। जल्दी से मुझे जाने दो और यंग मास्टर से माफी मांगो, हो सकता है कि वह तुम्हें जाने दे। तुम भले ही मजबूत हो गए हो, लेकिन क्या तुम यंग मास्टर को हरा सकते हो? महेंद्र लियान जनजातीय कबीले का देवता था। उसके पास पूर्ण अधिकार था। इन दिनों महेंद्र के प्रचार के तहत लोगों को बैंगनी रक्त क्षेत्र से पहले के विभिन्न चरणों के बारे में पता था। अतीत में महेंद्र नश्वर रक्त के 5वें स्तर के शिखर पर था और तारासिंह नश्वर रक्त के पहले स्तर पर था और दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। हालांकि सोम्या अर्जुन से डर रही थी। उसे याद आया कि वह महेंद्र की सेवा कर चुकी थी, इसलिए जब वह उसका समर्थन कर रहा था तो क्या उसे उस छोटे बदमाश से डरने की जरूरत थी? अगर महेंद्र ने कोई चाल चली तो वह आसानी से अर्जुन को कुचल देगा। यह सोचकर वह और भी साहसी हो गई। उसे लगा अर्जुन द्वारा उसे जाने देना उसकी समझदारी का सबूत है। युवा मास्टर के सामने घुटने टेककर अपनी गलतियां स्वीकार करो, नहीं तो वह तुम्हारी खाल नोच लेंगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए इतने शक्तिशाली हो क्योंकि तुमने उस थके हुए तारासिंह को हरा दिया था? युवा मास्टर की तुलना में तारासिंह एक कीड़े की तरह है और तुम तो बस थोड़े बड़े कीड़े हो। सोम्या चिल्लाई। उसे लगा कि वह अर्जुन को डरा सकती है, हालांकि वह वास्तव में उसकी कही गई हर बात पर विश्वास करती थी, क्योंकि पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा के रूप में महेंद्र के पास अथाह ताकत है। जहां तक हारने वाले तारासिंह की बात है, जो एक बच्चे को नहीं हरा सकता, वह तो मर ही सकता है। सोम्या एक अपंग के साथ बिताए पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहती थी। सोम्या की धमकियां सुनकर अर्जुन ने बस हंसते हुए बिना किसी चेतावनी के उसे थप्पड़ मार दिया। बट इसके साथ ही अर्जुन के थप्पड़ से सोम्या का शरीर उड़ गया।
वह हवा में 3.5 बार लुढ़की और फिर भारी ढंग से जमीन पर गिरी। आकाश और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमने लगे। वह अपनी पिटाई से स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था, मानो को चली हुई मछली हो। सोम्या ने थोड़ा संघर्ष किया और अपने कांपते हाथ से अपने बाएं गाल को छुआ। उसने पाया कि उसका बायां गाल पूरी तरह विकृत हो गया था, खून से लथपथ। उसने अपने मुंह में कुछ महसूस किया और थूक के साथ उसके 10 से अधिक खून से सने दांत बाहर आ गए। अर्जुन ने उसके बाएं तरफ के दांत तोड़ दिए थे। उह उह। सोम्या ने अर्जुन की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जीभ नष्ट हो गई थी और उसका चेहरा विकृत हो गया था। वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। अर्जुन को देखते हुए उसकी पुतलियां फैल गई। वह बस आबक होकर उसको देख रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ हिलाए, जिससे एक विकृत आवाज निकली। यह आवाज लंबे समय से बदल गई थी, लेकिन अर्जुन अभी भी समझ सकता था, अगर उसने सही अनुमान लगाया तो। सोम्या ने उससे सवाल किया था कि उसने पहले कहा था कि उसने कभी किसी महिला को नहीं पीटा था। क्या मैंने ऐसा कहा? अर्जुन ने जवाब दिया। सोम्या ने मुश्किल से अपनी आंखें झपकाईं। अर्जुन ने अपने हाथ रगड़े और कहा, ओह, मैंने जो कहा वह अतीत की बात है। भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो लोग पिटाई के लायक हैं उन्हें पिटाई मिलेगी। अगर सोम्या ने अर्जुन को डांटा होता तो यह ठीक था, लेकिन उसे उसकी बहन को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए था। अर्जुन के लिए यह कल्पना करना कठिन था कि आरती उस दिन कैसे जीवित रहने में कामयाब रही, जब उसे उसके लापता होने और समूह द्वारा घेराबंदी की खबर मिली। इस अजीब दुनिया में आरती उसकी सबसे करीबी रिश्तेदार थी। अब वह किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी बात समाप्त की, सोम्या के मुंह से खून निकला और वह बेहोश हो गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अखाड़े में होने वाले मुकाबले में घटनाक्रम ऐसा होगा। अर्जुन का अचानक प्रकट होना, तारासिंह का अपंग होना और सोम्या की पिटाई। विशाल जंगल में चिकित्सा प्रक्रियाएं अत्यंत पिछड़ी हुई थीं। ऐसी चोटों से 99% संक्रमण हो जाता था और एंटीबायोटिक्स के बिना जैसे ही वे संक्रमित होते, उनके बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। यदि तारासिंह बच भी गया तो भी वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने या काम करने की क्षमता से वंचित हो जाएगा। यहां तक कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए एक समस्या होगी। जहां तक सोम्या की बात है, उसका चेहरा खराब हो गया था। बेशक अर्जुन के लिए विकृत होने से पहले सोम्या का रूप भयानक था, लेकिन अपने आधे दांतों के बिना अब सोम्या को अनाज या सब्जियां खाने में परेशानी होती। विशाल जंगल में जब तक कोई उसे खाने के लिए कुछ न दे, वह संभवतः भूख से मर जाएगी और कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा। चाहे वह तारासिंह हो या सोम्या, उनका भविष्य में दुखद अंत होगा। अर्जुन द्वारा तारासिंह और सोम्या को अपंग करने के बाद वहां पूर्ण शांति छा गई। पहले जिन लोगों को प्लेग से संक्रमित किया गया था, उनके परिवार के सदस्य अर्जुन से बेहद नफरत करते थे, लेकिन अब वे बुरी तरह डर गए थे। अर्जुन ने इन लोगों को देखा और पहचान भी लिया कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले आरती पर हमला किया था। एक महिला के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत अपने बच्चे को ढकते हुए कांपती आवाज में कहा, उस समय सोम्या ने तुम्हारा घर जलाने के लिए उकसाया था। लियान जनजाति के कई लोग जानते थे कि अर्जुन के हमेशा की तरह मजबूत होकर लौटने पर वह निश्चित रूप से अपने घर को जलाने और आरती की घेराबंदी के मुद्दे को सुलझा लेगा। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। महिला का चेहरा और भी सफेद हो गया। फेंकना, गोबर फेंकना भी इस सोम्या द्वारा उकसाया गया था। हम जिन बच्चों ने गोबर फेंका था वे अर्जुन की उम्र के थे और उनमें से कुछ तो अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। आमतौर पर बच्चा अर्जुन जैसे बच्चे को नोटिस नहीं करता, लेकिन आज वह बुरी तरह डरा हुआ था। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे आदमियों को प्लेग मेरी वजह से हुआ है? अर्जुन के शब्दों को युआन क्यूई के साथ इंजेक्ट किया गया था, इसलिए इसे मीलों दूर से सुना जा सकता था। इससे सभी को यह स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। सब लोग दंग रह गए। यह खबर तो लियान जनजाति के उच्च वर्ग द्वारा जारी की गई थी। यह गलत कैसे हो सकती है? इसके अलावा वे कुछ समझ नहीं पाए। अर्जुन प्लेग से संक्रमित था और उस पर भूत सवार था और वह दर्जनों मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। वह कैसे नहीं मर सकता था? इसके अलावा उसके लिए तारासिंह को हराना कैसे संभव था? अब तक भी कई गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने तारासिंह को 2 बार में अपंग कर दिया था। उन्हें पता था कि अर्जुन ने जयराज के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन उसने केवल 1 महीने तक इसका अभ्यास किया था। वह तारासिंह से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता था जो दशकों से अभ्यास कर रहा था? हमारे आदमी क्या है? महिला ने कांपते हुए पूछा और इस समय अर्जुन अपनी आंखों के किनारे से देख सकता था कि महेंद्र पहले से ही खड़ा था। उसकी दोनों आंखें एक जहरीले सांप की तरह उसे घूर रही थीं। शीतलता, हत्या का इरादा और लालच, सांप के सभी गुण इसमें समाहित थे। अर्जुन को पता था कि महेंद्र उसे धमका रहा है, लेकिन उसने महेंद्र की नजरों का सामना किया और बिना किसी डर के कहा, उजाड़ हड्डियां जहरीली थी। तुम्हारे आदमी उजाड़ हड्डियों के शोधन की वजह से मारे गए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन की आवाज दूर तक पहुंच गई और सभी ने उसे बिल्कुल साफ सुना। एक क्षण में ही गांव वालों में गुस्सा भड़क गया। उजाड़ हड्डियां जहरीली हैं। हमारे लोग उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने से मर गए। गांव वाले हैरान रह गए और वे हड़बड़ाकर चर्चा करने लगे। आज अगर यह बात कमजोर अर्जुन ने कही होती तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। इसके विपरीत वे बुरी आत्माओं को भगाने के नाम पर उसे खंभे से बांधकर जला देते। लेकिन अब अर्जुन के पास एक जबरदस्त शक्ति थी जो उसके पीछे थी। उसने जो कहा वह पागलपन भरा और समझ से परे लग सकता है, लेकिन कुछ लोग अवचेतन रूप से उस पर विश्वास करेंगे। ताकत से यही तो प्राप्त हो सकता था। किसी व्यक्ति की ताकत न केवल उसकी स्थिति या प्रतिष्ठा निर्धारित करती है, बल्कि यह उसके द्वारा कहे गए शब्दों को भी प्रभावित करती है। एक विशेषज्ञ के शब्द सोने के समान अच्छे होते हैं और प्रत्येक शब्द में अपनी चमक होती है। एक कमजोर व्यक्ति के शब्द कागज की आवाज के समान थे, कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा। वर्तमान अर्जुन अखाड़े में खड़े होने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर था, नहीं तो एक 12 वर्षीय बच्चे के रूप में वह अपनी ताकत कैसे दिखाता? महेंद्र ने उपहास किया और चुप रहा। इस समय एक पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग खड़ा हुआ। खाली शब्द, कठोर आवाज वाला वह बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से लियान जनजातीय कबीले का मुखिया था। तुम बच्चे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को अपने झूठ से भड़काने की? हमारी सारी बचत खर्च करके ये उजाड़ हड्डियां खरीदी गईं और हमारे कबीले की मदद से 10 दिनों के बाद इन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया।
इसमें जहर कैसे हो सकता है? यह उजाड़ हड्डी का सार महेंद्र ने खाया है। अगर यह जहरीला होता तो सबसे पहले जहर खाने वाला व्यक्ति महेंद्र होता। कुलपति अत्यंत प्रतिष्ठित थे क्योंकि इतने वर्षों तक लियान जनजाति के कबीले का प्रभारी रहने के कारण उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया था। यद्यपि अर्जुन के पास ताकत थी, फिर भी अर्जुन जो कुछ अभी कहता उसका कुलपति के सामने कोई महत्व नहीं होता। इसके अलावा कुलपति के शब्द बहुत ही उचित थे। इस उजाड़ हड्डियों को जनजाति ने महेंद्र के लिए परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक कीमत पर खरीदा था। अगर इसमें जहर होता तो क्या यह जनजाति द्वारा महेंद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अधिक खर्च करने के बराबर होता? कुलपति सही कह रहे हैं। मेरे साथियों, उस बच्चे की बातों पर विश्वास मत करो। आप 12 साल के बच्चे की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? भीड़ में कई लोग चिल्ला रहे थे। ये वे लोग थे जिनका उपनाम लियान था। लियान आदिवासी कबीले के उच्च वर्ग के रूप में उनके आपसी हित थे और उनमें से कुछ सोमिया के समान थे। वे लियान आदिवासी कबीले के उच्च वर्ग के लिए जमीन पर नजर रखने वाले लोग थे जो मुखबिरी और अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा करने से उच्च वर्ग उन्हें अतिरिक्त भोजन देता था। कुछ ग्रामीणों को संदेह करते देख इन लोगों ने कहा, आपको लगता है कि वह छोटा बंदर मजबूत है? युवा मास्टर की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसने तारा सिंह को हरा दिया? वह हम जैसे ही सामान्य मनुष्य हैं। जहां तक यंग मास्टर की बात है, वह पहले ही पर्पल ब्लड दायरे में पहुंच चुका है। क्या आप जानते भी हैं कि पर्पल ब्लड दायरा क्या है? पहले हमारे गांव में आने वाले लॉर्ड जयराज भी पर्पल ब्लड दायरे में थे और वे लगभग आकाश में रहने वाले देवता जैसे ही थे। उस समय हर कोई जानता था कि जयराज एक विशालकाय जानवर की सवारी करता था और उसने एक बड़े पेड़ को एक साधारण से कट से गिरा दिया था। बैंगनी रक्त क्षेत्र की शक्ति भयानक थी। इसकी तुलना में कुश्ती में तारसिंह को हराना कुछ भी नहीं था। अर्जुन हमें ताकतवर लग सकता है, लेकिन यंग मास्टर की तुलना में वह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। केवल यंग मास्टर ही हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यंग मास्टर के बजाय इस बच्चे पर विश्वास करें। लोग एक बार फिर चिल्लाने लगे। यह कहना जरूरी था कि इतने लंबे समय तक लियान जनजाति पर शासन करने के बाद शासक वर्ग की जड़ें बहुत गहरी थीं। अर्जुन के लिए उनकी स्थिति को प्रभावित करने के लिए कुछ शब्द कहना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अर्जुन के पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा पूरे कबीले के प्रयास महेंद्र में निवेशित थे और महेंद्र जनता को निराश करने में विफल नहीं हुआ और अपनी ताकत में बड़ी सफलताएं हासिल की, बैंगनी रक्त क्षेत्र हासिल किया। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए महेंद्र पर पूरी उम्मीद के साथ वे अपना विश्वास करना बंद कर सकते थे और इसके बजाय 12 साल के बच्चे जैसे अर्जुन पर विश्वास कर सकते थे। यदि अर्जुन ने तारा सिंह को हरा दिया तो भी स्थिति वही थी। अर्जुन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ शब्दों से महेंद्र को पलटने की उम्मीद नहीं कर रहा था, वह बस लोगों के मन में संदेह का बीज बोना चाहता था। विशाल जंगल एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्ति सर्वोच्च थी। अनादिकाल से ऐसा ही रहा है। क्या विजेता को सबूत देने की जरूरत होगी? यह अनावश्यक था क्योंकि सबसे मजबूत विजेता के शब्द, नियम, कानून और सत्य थे। विशेषज्ञों को अपनी बात समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। दूसरे लोग अवचेतन रूप से उस पर विश्वास करते थे और अंततः सचमुच उस पर विश्वास कर लेते थे। आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वह पहले से ही महेंद्र के साथ सीधे संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। वह जानता था कि महेंद्र उस ऊर्जारहित उजाड़ अस्थि सार के साथ बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। महेंद्र क्यूई गेदर क्षेत्र के शिखर पर था, जबकि वह क्यूई गेदर क्षेत्र के शुरुआती चरणों में था, लेकिन साथ ही वह ड्रैगन पल्स के क्षेत्र में भी पहुंच गया था। उसे इस लड़ाई पर पूरा भरोसा था। हालांकि अर्जुन अभी भी अंगद के बारे में चिंतित था। वह अंगद की ताकत को नहीं जानता था। वह महेंद्र के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था और साथ ही चुपके से अंगद पर नजर रख रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महेंद्र की कोई भी चाल चलने की कोई योजना नहीं थी और वह बस उसे एक गहरी निगाह से देख रहा था। आज महेंद्र कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अंगद ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि उसने जो क्रोध अनुभव किया था उससे उसका दिल दुखा है। यदि वह अपनी चोटों को नजरअंदाज कर देता और आगे बढ़ जाता तो यह संभव था, लेकिन वह कुछ ही दिनों में किंगडम के चयन में अपने शिखर पर नहीं पहुंच पाता। बेशक महेंद्र अर्जुन के लिए राज्य के चयन में अपनी संभावनाओं को प्रभावित नहीं करने वाला था। यह उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी जिसमें असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रशिक्षक, आप उसकी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? गरजती हुई मेरिडियन तारा सिंह को आसानी से अपंग करने और यहां तक कि उसकी मुट्ठी को कुचलने में सक्षम होने के कारण महेंद्र को यकीन था कि अर्जुन नश्वर रक्त के तीसरे क्षेत्र से ऊपर था और उसकी ताकत 1000 पाउंड से अधिक थी। हालांकि महेंद्र को यकीन नहीं था कि अर्जुन ने अपना रेन टू एयर माई खोला था या नहीं। अंगद ने कहा, हम सभी ने अर्जुन को कम आंका है। मुझे उसकी ताकत के बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि उसकी बुद्धि और सोच 12 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा है। जो कोई भी उसके खिलाफ जाएगा, अगर वे उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे तो वे बुरी तरह हारेंगे। अंगद के शब्द सूक्ष्म रूप से महेंद्र को संदर्भित करते थे। महेंद्र को उससे निपटने में कठिनाई हुई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी तुलना एक बच्चे से की जाएगी। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन के साथ पिछले कुछ संघर्षों में उसके द्वारा ही धोखा खाया गया था। यह बच्चा बेवकूफी का नाटक कर रहा है। उसे हमेशा से पता था कि मैं उसे मारने का इरादा रखता हूं, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे नहीं पता, जिससे मैं बेपरवाह हो गया। इतनी कम उम्र में वह इतना षड्यंत्र कैसे कर सकता है? महेंद्र को यकीन नहीं हुआ और अब अर्जुन एक समस्या बन गया था। प्रशिक्षक, मेरा शरीर आज कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। क्या प्रशिक्षक मेरे लिए इस छोटे कमीने को पकड़ सकते हैं? महेंद्र के अनुरोध पर अंगद चुप हो गया। अंगद ने यह भी अनुमान लगाया था कि अर्जुन को कुछ भाग्यशाली घटना अवश्य मिली होगी, जैसे कि जड़ी बूटियां चुनते समय कुछ खजाना खाने से उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई होगी। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था और इसके साथ ही यह तर्कसंगत था कि वह ईस्ट रिवर में गिरने के बाद भी बच गया था। जहां तक इस खजाने की बात है तो यह फ्रॉस्ट पाइथन के विष को बेअसर करने में सक्षम था, इसलिए यह कहा जा सकता था कि यह खजाना फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों से भी अधिक मूल्यवान था। लेकिन वे क्या कर सकते थे? खजाना पहले ही अर्जुन द्वारा खा लिया गया था। इसे निकालना मुश्किल होगा। अगर इसे निकाला भी
जाता तो भी अंगद के मन में इसके बारे में कोई लालची विचार नहीं था, क्योंकि वह एक दुश्मन द्वारा घायल हो गया था जिसने उसकी मेरिडियन काट दी थी, जिससे वह मार्शल पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता था। अंगद की स्थिति केवल लियान जनजातीय कबीले में एक दीर्घकालिक अतिथि की थी, न कि महेंद्र के गुर्गे की। अंगद ने कहा, महेंद्र, कई साल पहले मैंने तुम्हारे मृत दादा का एहसान चुकाया था। उनसे वादा किया था कि मैं लियान आदिवासी कबीले की रक्षा करूंगा और तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें किसी को मारने में मदद करूंगा। नहीं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बुरे तरीकों में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारे उजाड़ हड्डियों को निखारने के बारे में पता था, लेकिन मैंने बीच में नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दुनिया ऐसी है जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। उपलब्धियां हासिल करने के लिए कमजोरों की बलि देना अभी भी समझ में आता है, लेकिन मुझसे एक बच्चे पर हमला करवाना, एक ऐसा बच्चा जिसके पास मार्शल आर्ट की प्रतिभा है, क्योंकि तुम ईर्ष्या करते हो, मैं इस कारण से सहमत नहीं हो सकता। हालांकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी तरह से सलाह दूंगा। तुम्हें उदार होना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो तो तुम्हें कुछ सहनशीलता रखनी होगी। अगर तुम बहुत निर्दयी और अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो और दूसरों के प्रति असहिष्णु हो तो देर यह तुम्हें नष्ट कर देगा। अंगद के शब्दों ने महेंद्र को झकझोर कर रख दिया। प्राचीन काल से ही अच्छी सलाह कानों को झकझोरने वाली होती है। जहां तक अंगद के शब्दों का सवाल है, महेंद्र को पहले से ही वे कानों को झकझोरने वाले लग रहे थे। प्रशिक्षक, इसका क्या मतलब है? इन सभी वर्षों में मैंने आपको एक शिक्षक के रूप में सम्मानित किया है, लेकिन आज आप एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। महेंद्र के शब्द क्रोध से भरे हुए थे। अंगद ने अपना सिर हिलाया। इतने सालों में मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं तुम्हारे विचारों के बारे में सब जानता हूं। मैं बस तुम्हें एक के बाद एक गलतियां करते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा, हालांकि बैंगनी रक्त क्षेत्र के नीचे किसी के लिए भी मेरी ताकत से मुकाबला करना मुश्किल है, मुझे अर्जुन को पकड़ने में खुद पर कोई भरोसा नहीं है। अंगद के शब्दों ने महेंद्र को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कैसे संभव है? क्या प्रशिक्षक यह स्वीकार कर रहे थे कि इस बच्चे में प्रशिक्षक से मेल खाने की क्षमता थी? यदि ऐसा है तो क्या वह कम से कम क्यूई संग्राहक क्षेत्र में नहीं होगा मेरे समान? यह असंभव है। महेंद्र को यह बेतुका लगा। चाहे अर्जुन ने किसी भी भाग्यशाली घटना का सामना किया हो, उसके पास इतनी उच्च साधना गति नहीं हो सकती थी। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है, अंगद ने आह भरी। लेकिन क्या आपने यह नहीं सोचा कि इस बच्चे की बुद्धिमत्ता और उसके साधना के स्तर के साथ वह बैंगनी रक्त से नीचे के क्षेत्रों में अंतर नहीं जान पाएगा? आपका और मेरा साधना स्तर कोई रहस्य नहीं है, फिर भी उसने यहां आने की हिम्मत की। यह साबित करता है कि उसमें आपसे भिड़ने का आत्मविश्वास है और बिना किसी चोट के भागने की क्षमता है। अंगद के शब्दों ने महेंद्र को भड़का दिया और उसने फटकार लगाई, यदि प्रशिक्षक ने कोशिश की तो वह बिना किसी चोट के बच नहीं पाएगा। अंगद ने कहा, मेरे भी ऐसे ही विचार थे। मुझे भी लगता था कि उसे उजाड़ हड्डियों के ठंडे विष से जहर खाकर और पूर्वी नदी में गिरकर मर जाना चाहिए था, फिर भी वह फिर से जीवित हो गया। अंगद के शब्दों ने महेंद्र को अवाक कर दिया। दरअसल वह मानता था कि अर्जुन को मर जाना चाहिए था, लेकिन आज वह उसके सामने खड़ा था। उसने तारा सिंह को भी अपंग कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उनके चेहरे पर सार्वजनिक तमाचा था। अंगद ने कहा, उसकी ताकत थंडरस या मेरिडियन क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन उसके पास अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ तरीका भी हो सकता है, जैसे कि कोई खजाना जो उसकी रक्षा करेगा। एक 12 साल का बच्चा जिसकी मानसिक क्षमता और ताकत इतनी है, अगर तुम उसे अपना दुश्मन बना लो तो जब तक तुम उसे मार नहीं देते वह भविष्य में तुमसे बदला जरूर लेगा। शुरू में अंगद ने महेंद्र को और भी गहरे डूबने से रोकना चाहा था, लेकिन अब अगर वह अर्जुन को मारने में विफल रहा तो उसे बदला लेने वाले अर्जुन का जोखिम उठाना पड़ेगा। इससे अंगद के पास अर्जुन पर हमला करने का कम कारण रह गया। मुझे समझ आ गया। महेंद्र ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा बहुत उदास था। अंगद के इनकार की वजह से अब उसके मन में नाराजगी थी। अंगद के कोई कदम न उठाने और उसके कोई कदम उठाने में असमर्थ होने के कारण एकमात्र व्यक्ति जो अर्जुन से मुकाबला कर सकता था वह था उसका दादा, लियान जनजातीय कबीले का कुलपति। इतने सारे लोगों की निगरानी में कुलपति द्वारा एक बच्चे पर हमला करना अनुचित था। सच तो यह था कि महेंद्र यह गारंटी नहीं दे सकता था कि उसके दादा अर्जुन को संभाल पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैट्रियार्क बूढ़ा और कमजोर था। नश्वर रक्त क्षेत्र में लोग लड़ने के लिए अपनी मांसपेशियों और शरीर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उम्र उनकी युद्ध शक्ति को बुरी तरह प्रभावित करती थी। वे जितने बूढ़े होते गए यह उतना ही बुरा होता गया। हालांकि पैट्रियार्क 5वें चरण के मॉर्टल ब्लड क्यूई गैदरर दायरे में था, लेकिन उसका कमजोर शरीर चौथे चरण के मॉर्टल ब्लड योद्धा से लड़ना भी मुश्किल बना देगा। इसके अलावा अंगद ने कहा था कि अर्जुन के पास कुछ छिपा हुआ कार्ड हो सकता है। सभी संभावित परिणामों पर विचार करने के बाद महेंद्र को एहसास हुआ कि वह बहुत ही अजीब स्थिति में था। अर्जुन ने उसे सार्वजनिक रूप से मुंह पर तमाचा मारा था, फिर भी वह उसका कुछ नहीं कर सका, कम से कम इससे पहले कि वह अपनी ताकत वापस पा ले। अरे, अगर मैं घायल नहीं होता तो मैं उस छोटे कमीने की खाल नोच लेता। वह बहुत ज्यादा नाराज था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा जिसे उसने कुछ दिन पहले चींटी की तरह समझा था। अंगद चुप रहा, जबकि वहां उपस्थित सभी लोग महेंद्र को देख रहे थे। महेंद्र को इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। महेंद्र ने अर्जुन को तीखी नजर से देखा। मुझे ठीक होने के लिए बस कुछ दिन चाहिए और जब ऐसा होगा तो मैं आज जो हुआ उसका बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिंदा मौत जीने का क्या मतलब होता है। अगर वह किसी विशेषज्ञ से दब जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उससे कमजोर दिखने वाला एक व्यक्ति उसे भड़का रहा था और उसके अधिकार को कमजोर कर रहा था। फिर भी अपनी चोटों के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। वह नाराज कैसे न होता? अर्जुन, महेंद्र ने अनिच्छा से कहा। हालांकि वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। अगर वह अर्जुन से लड़ता है, भले ही वह जीत जाए, तो इससे किंगडम के चयन में उसके मौके प्रभावित होंगे जो कुछ ही दिनों में होने वाला था, और वह ऐसी कीमत नहीं चुकाने को तैयार था। मेरे लियान आदिवासी कबीले ने क्लाउड वाइल्डरनेस में सैकड़ों सालों तक कष्ट झेले हैं। हमारे पूर्वजों ने घास की जड़ें और पेड़ों की छालें खाकर धीरे धीरे हमारे कबीले को उस रूप में विकसित किया जो हम आज हैं। आखिरकार मेरी पीढ़ी में मैंने 1 दशक तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और अकाल के वर्षों के दौरान भी अपनी साधना में कभी कमी नहीं आने दी।
इसका एकमात्र कारण लियान आदिवासी कबीले को जंगल से बाहर निकालकर शहर में लाना था ताकि कबीले की समृद्धि हो सके। लेकिन अब जैसे ही मैंने अपनी सारी संपत्ति जनजाति को बचाने में लगा दी है, तुम यहाँ अफवाहें फैलाने, लोगों को बहकाने और मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए आए हो। क्या तुम चाहते हो कि लियान जनजाति के लोग हमेशा दुख में रहें? महेंद्र के शब्दों से अर्जुन पर पलटवार किया गया, जिससे सार्वजनिक बहस शुरू हो गई। महेंद्र और अर्जुन अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे। अर्जुन ने कहा कि महेंद्र ने उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत किया था जिसमें विषाक्त पदार्थ थे, जिससे लोगों की मौत हो गई, जबकि महेंद्र ने कहा कि अर्जुन उसे फंसा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि इस बहस में लोगों को निस्संदेह महेंद्र पर विश्वास था। आखिरकार महेंद्र का लियान जनजातीय कबीले में बहुत ऊंचा स्थान था, जबकि अर्जुन सिर्फ एक बच्चा था। भाषण सुनकर अर्जुन जनजाति के सदस्यों की भावनाओं का अनुमान लगा सका और पृथ्वी की एक कहानी को याद किए बिना नहीं रह सका। आदिम काल में गुफाओं में रहने वाले लोगों का एक समूह छाया की पूजा करता था। छाया बड़ी और छोटी हो सकती थी। यह किसी देवता की तरह दिखती थी, इसलिए गुफाओं में रहने वाले लोग हर दिन छाया की पूजा करते थे। लेकिन एक चतुर गुफावासी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। बहुत प्रयास करके वह एक दिन गुफा के शीर्ष पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि जिस ईश्वर की लोग पूजा करते हैं वह सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली एक चट्टान की छाया मात्र है। चतुर गुफावासी ने अपने कबीले को सच बताया। वह नहीं चाहता था कि वे छाया की पूजा करें, क्योंकि वह सिर्फ एक चट्टान की छाया थी, कोई देवता नहीं। अंत में किसी ने भी चतुर गुफावासी की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वे डर गए। चतुर गुफावासी को अंततः भगवान के खिलाफ ईशनिंदा करने के कारण सूली पर जला दिया गया। उसके बाद गुफावासी चट्टान की छाया की पूजा करते रहे। अर्जुन को लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति बिल्कुल उस कहानी जैसी ही है। वह चतुर गुफावासी था, जबकि महेंद्र छाया था। वर्तमान महेंद्र जो जनजाति को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने पीछे हटने के सभी रास्ते काट दिए थे और बैंगनी रक्त क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुसने में कामयाब रहा था। वह लियान आदिवासी कबीले में एक देवता था। हर कोई, चाहे वह लियान जनजातीय कबीले के उच्च वर्ग के लोग हों, योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य हों या आम लोग हों, सभी ने महेंद्र पर अपनी आशाएं लगा रखी थीं, यह उम्मीद करते हुए कि वह कबीले में बदलाव लाएगा तथा उन्हें गरीबी और भूख से बाहर निकालेगा। जो लोग कठिनाई में रहते हैं वे धार्मिक होते हैं। उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, जिससे वे वास्तविकता से बच सकें और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास कर सकें। तभी उनमें जीने का साहस होगा। जहां तक महेंद्र का सवाल है, उसने निस्संदेह वह स्थान ले लिया था। वह जनजाति का नेता था और जनजाति के कई युवाओं के लिए एक आदर्श था। वह सभी लड़कियों के दिलों में एक आदर्श सपनों का प्रेमी था। जब तक महेंद्र राज्य के चयन में सफल हो जाता, वह लियान जनजातीय कबीले का उद्धार करता होता। जहां तक अर्जुन की बात है, वह सिर्फ 12 साल का बच्चा था। उसके पास ज्यादा प्रतिष्ठा या अधिकार नहीं था, इसलिए उसके लिए महेंद्र को गिराना मुश्किल था। इसके अलावा अर्जुन के पास कोई सबूत नहीं था। अगर उसके पास होता भी तो भी यह संभावना थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अगर महेंद्र को गिरा दिया जाता तो यह गरीब लोगों की आध्यात्मिक आशा को चकनाचूर करने के बराबर होता। उन्हें यह बताता कि वे हमेशा अंधेरे में रहेंगे। ऐसा कौन होने देगा? यदि अर्जुन ने तारासिंह को अपंग नहीं किया होता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जमीन पर डटा रहता, तो उसे भी चतुर गुफावासी की तरह गुस्साई भीड़ द्वारा जला दिया जाता। यह देखकर कि लोग स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में थे, महेंद्र प्रसन्न था। केवल एक बात जिसने उसे परेशान किया वह यह थी कि लोगों के समर्थन के बावजूद वह अर्जुन के लिए कुछ नहीं कर सका। अर्जुन, मैं तुम्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता हूं और मार्शल आर्ट के लिए तुम्हारे पास स्वीकार्य प्रतिभा है। यह शायद कुछ अभाग्यशाली घटना थी जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। महेंद्र ने सौभाग्य शब्द पर जोर दिया, क्योंकि वह अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था। अर्जुन को सौभाग्यपूर्ण घटना का अधिकार किसने दिया, लेकिन उसे नहीं। हालांकि वह ईर्ष्यालु था, लेकिन महेंद्र को ऐसा व्यवहार करना पड़ा जैसे कि बढ़ी हुई ताकत प्राप्त करने के लिए एक भाग्यशाली घटना होना किसी की असली ताकत नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब था कि केवल शॉर्टकट अपनाकर ही आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की ताकत का उपयोग करके कड़ी मेहनत की थी। महेंद्र की बात का मतलब उसके गुरुओं को तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, यह लड़का तारासिंह को हरा सका क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था। हो सकता है कि उसने कुछ खजाना खा लिया हो, लेकिन मैंने सुना है कि इन खजानों से, हालांकि यह आपकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन आपकी बुनियादी बातें कमजोर हो जाएगी और अंततः आप एक अड़चन का सामना करेंगे। यह एक अंकुर को बढ़ने में मदद करने की गलत उम्मीद में उखाड़ने जैसा है। गुर्गों ने समझदारी से देखा, बेशक उनका बॉस सबसे ताकतवर था, और जहां तक अर्जुन की ताकत की बात है तो वह बस कुछ ही समय के लिए थी। इसके अलावा अर्जुन इतना ताकतवर नहीं था। उसने सिर्फ तारासिंह को हराया था और उसका कोई महत्व नहीं था। भीड़ इन गुंडों के तर्क को उचित समझकर प्रभावित हो गई। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे समझ सकते थे कि अर्जुन की ताकत में कितनी वृद्धि हुई है। महेंद्र ने कहा, इस मुकाम तक पहुंच पाना वाकई आसान नहीं था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि लियान आदिवासी कबीले की तरक्की हो सके। महेंद्र ने यह बात गरिमा के साथ कही। भीड़ में मौजूद उसके गुर्गे और उनके प्रशंसक जयकारे लगाने लगे। युवा मास्टर सही और गलत के सिद्धांतों को समझता है और जनजाति वास्तव में उसे पाकर भाग्यशाली है। कुछ लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और चिल्लाए, युवा मास्टर बहुत उदार हैं। अर्जुन ने युवा मास्टर को बदनाम किया, लेकिन फिर भी युवा मास्टर ने उसे दोष नहीं दिया। वह अर्जुन को एक महत्वपूर्ण पद पर रखना चाहते थे। अगर अर्जुन को कुछ बेहतर पता होता तो उन्हें युवा मास्टर की सहायता करनी चाहिए। जमीन पर बातचीत आसानी से प्रभावित हो जाती थी और तो और गुर्गों की बातें भी पूरी तरह तर्कसंगत होती थीं। आखिरकार महेंद्र ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, इसलिए राज्य के चयन को पारित करना एक निश्चित बात थी। जहां तक अर्जुन की बात है, हालांकि उसकी प्रतिभा अच्छी लग रही थी, उसने लंबे समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था और उसे ऐसी ताकत एक सौभाग्यपूर्ण घटना से मिली थी। वह लगभग नश्वर रक्त की तीसरी अवस्था में था, इसलिए यह असंभव था कि वह राज्य के चयन में भाग लेने के बावजूद भी पास हो जाता। भविष्य में जब अर्जुन बड़ा होगा, अगर वह महेंद्र की मदद करने के लिए तैयार होगा, तो वह महेंद्र के लिए एक बड़ी मदद होगी, जिससे लियान जनजातीय कबीले को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
ये बहुमत के विचार थे, हालांकि महेंद्र और अर्जुन के ऐसे कोई विचार नहीं थे। अर्जुन ने जनजाति के सदस्यों और महेंद्र के गुर्गों की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि महेंद्र ने उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बदनामी को सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसका क्या कारण हो सकता है? अर्जुन ने गौर से देखा कि महेंद्र पीला पड़ गया था। क्या उसे कुंडलिनी संकट का सामना करना पड़ा था, जिससे उसे चोट लगी थी? लेकिन भले ही महेंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी यहाँ अंगद था। अर्जुन को यह नहीं पता था कि महेंद्र ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और उसने लोगों की शंकाओं को नजरअंदाज क्यों कर दिया। वास्तव में यह अर्जुन के लिए अनुकूल था कि महेंद्र ने आज कोई चाल नहीं चली। उसकी ताकत थोड़े समय में ही तेजी से बढ़ गई थी, इसलिए उसे विश्वास था कि समय के साथ वह महेंद्र से आगे निकल जाएगा और जब वार पलटवार का समय आएगा तो महेंद्र से डरने का कोई कारण नहीं होगा। अर्जुन बिना किसी संदेह के जीत जाएगा। यहां तक कि अगर अंगद ने हस्तक्षेप किया तो भी अर्जुन को डरने की कोई बात नहीं होगी। अर्जुन की आज की उपस्थिति केवल राज्य के चयन में एक योग्यता स्थान प्राप्त करने के लिए थी। यह इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। युवा मास्टर, आपने कहा था कि लियान आदिवासी कबीले को समृद्ध बनाने के लिए मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे राज्य के चयन में भाग लेने की योजना बनाते हैं? अर्जुन ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। महेंद्र ने भौहें सिकोड़ी। वह जानता था कि उसके पास कोई कारण नहीं था और न ही उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का कोई मतलब था। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक अगले दिन यहां होंगे और अब अर्जुन ने कबीले के सामने अपनी ताकत साबित कर दी थी। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक का राज्य के चयन का उद्देश्य मजबूत लोगों का चयन करना था, जो भी मजबूत था या जिसमें क्षमता थी उसे भर्ती किया जाएगा। वे निश्चित रूप से अर्जुन की भागीदारी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसे बस ड्रैगन रक्षक के राजदूतों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। महेंद्र के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं था कि राज्य के चयन में कौन भाग लेने जा रहा है, क्योंकि यह लियान आदिवासी कबीले द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। बेशक, लेकिन अर्जुन, तुम्हारी साधना अवधि छोटी रही है। मैं तुम्हें केवल राज्य के चयन में भाग लेने दे रहा हूं ताकि तुम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें। उस अनुभव के साथ यह तुम्हारे भविष्य के विकास में मदद करेगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि राज्य का चयन कितना मुश्किल है। 1000 मील तक फैले इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के सभी जनजातियों में से केवल 20 का ही चयन किया जाएगा। 20 में से उनमें से लगभग 3/4 नेगी आदिवासी कबीले से आएंगे, जो इन कबीलों में सबसे बड़ा है। नेगी जनजातीय कबीले के पास लोग और संसाधन दोनों थे। महेंद्र ने फ्रॉस्ट पाइथन उजाड़ हड्डियां नेगी जनजातीय कबीले से प्राप्त की थी। संसाधनों के अलावा नेगी आदिवासी कबीले की विद्वता भी असाधारण थी। नेगी आदिवासी कबीले की युवा पीढ़ी के कुलीन लोग मध्य, अंतिम या यहां तक की चरम अवस्थाओं में बैंगनी रक्त योद्धाओं के संरक्षण में थे। उनके पास साधना तकनीकों की विरासत भी थी। एक छोटी सी जनजाति नेगी आदिवासी कबीले से कैसे मुकाबला कर सकती थी? इसलिए केवल 20 लोगों के कोटे के साथ छोटी जनजातियों के लिए केवल 3 या 4 स्थान बचे थे। दर्जनों छोटी जनजातियों में से 3 या 4 को चुनना एक दयनीय अनुपात था। महेंद्र ने आगे कहा, नेगी आदिवासी कबीला एक विशालकाय कबीला है। उनकी आबादी हमारे लियान आदिवासी कबीले से सैकड़ों गुना ज्यादा है। नेगी आदिवासी कबीले के कुछ युवा कुलीन लोग तो पर्पल ब्लड दायरे में भी पहुंच चुके हैं। खास तौर पर नेगी जनजाति के 3 युवा स्वामी, वे और भी ज्यादा मशहूर हैं। एक छोटे कबीले से पैदा हुए व्यक्ति के तौर पर उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। जहां तक राज्य के चयन की बात है, अगर तुम मॉर्टल ब्लड के क्यूई गैदर दायरे के 5वें चरण में नहीं है तो तुम इसके बारे में भूल सकते हैं। यहां तक कि महेंद्र, जो बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा था, उसे भी काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। मॉर्टल ब्लड के लिए पर्पल ब्लड से मुकाबला करना असंभव था। वे केवल मॉर्टल ब्लड क्षेत्र के लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे और मॉर्टल ब्लड के 5वें चरण तक पहुंचना ही एक साधारण प्रवेश टिकट था। जब मैं चयन में पास हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो तो यह जनजाति के लिए अच्छी बात होगी। महेंद्र ने यह बात बेहद अनिच्छा से कही। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि अर्जुन राज्य के चयन में भाग ले, क्योंकि इसका मतलब था कि चयन के दौरान उसके पास अर्जुन पर हमला करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा अर्जुन का विकास बहुत तेज था। भले ही अर्जुन ने अपनी ताकत किसी भाग्यशाली वस्तु से प्राप्त की हो, लेकिन उसका विकास इतना तेज था कि इससे महेंद्र भी चिंतित हो गया। महेंद्र को यह पसंद नहीं था कि चीजें उसके नियंत्रण के दायरे से बाहर हों। वह अर्जुन को जल्द से जल्द हटाना चाहता था, खासकर तब जब अर्जुन तैयार न हो। महेंद्र अभी भी उस वस्तु के बारे में चिंतित था जो अर्जुन के जीवन की रक्षा कर रही थी। अर्जुन को मारने का मतलब था कि खजाना उसका होगा। तो मैं युवा मास्टर को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगा। अर्जुन ने व्यंग्य के मोटे संकेत के साथ मार्गदर्शन शब्द पर जोर दिया। लेकिन युवा मास्टर, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? यह कहते हुए अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। महेंद्र घबरा गया। अर्जुन को संदेह था कि वह घायल हो गया है। प्रशिक्षक अंगद, महेंद्र गुस्से से चिल्लाया। अंगद ने आह भरी और चुपचाप अर्जुन के कानों में शब्द डाले, छोटे भाई, आज मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक युवा योद्धा के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूं। क्या तुम्हें इतना कठिन होने की जरूरत है? अंगद के शब्दों ने अर्जुन को रोक दिया। वह चुपचाप शब्दों को संप्रेषित करना नहीं जानता था, इसलिए वह केवल अंगद को देख सकता था और अपनी मुट्ठियां बांध सकता था। यही कारण था कि अंगद ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अंगद लियान आदिवासी कबीले में शासक वर्ग में से एक था, लेकिन उसके अंदर शिष्टता की भावना बहुत प्रबल थी और उसने महेंद्र के घृणित कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाई। प्रशिक्षक अंगद सही कह रहे हैं, छोटा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। छोटा, मैं प्रशिक्षक अंगद को एक व्यक्ति के रूप में बहुत पसंद करता हूं। छोटा, मैं पहले आगे बढ़ूंगा। कल दोपहर को मिलते हैं। अर्जुन के शब्द अंगद के लिए विनम्र थे। वास्तव में अंगद ही एक तरीके से अर्जुन के पहले गुरु थे। उन्होंने उसे सबसे बुनियादी साधना तकनीक ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट सिखाई थी। हालांकि अर्जुन ने इसे गुप्त रूप से सीखा था। ये शब्द कहने के बाद अर्जुन भीड़ के बीच से निकलकर लियान कबीले के हर पर्वत की ओर चला गया। वह आरती की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने ट्री हाउस के स्थान को उजागर नहीं किया। उसने जड़ी बूटी के पहाड़ की खाई से पूर्वी नदी में नीचे कूदने और झरने के बहाव के साथ नीचे जाने की योजना बनाई।
इस तरह कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि वह कहाँ रहता है। अगली सुबह अर्जुन ने ध्यान समाप्त करते ही अपनी आंखें खोली। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के राजदूत लियान जनजाति के कबीले में आएंगे और उन्हें राज्य के चयन के लिए ले जाएंगे। भाई बस अपना सर्वश्रेष्ठ करना, लेकिन इस पर ज्यादा जोर मत देना। तुम अभी भी जवान हो और तुम्हारे पास बहुत समय है। हमारे दिन और बेहतर होते जाएंगे, इसलिए द्वेष से काम मत करना, जैसे कि आवेग में आकर काम करना। मैं समझ गया बहन। अर्जुन के जाने का दिन था, यह जानते हुए आरती ने अर्जुन को सलाह दी। ये दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर उसने कहा, बहन आरती, इन कुछ दिनों में तुम्हें अकेले रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, इधर उधर मत भटकना। अर्जुन ने अनुमान लगाया था कि वह आरती को राज्य के चयन के लिए नेगी आदिवासी कबीले में नहीं ले जा सकता। वह सिर्फ एक महत्वहीन उम्मीदवार था और उसे स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के पास मौजूद घोड़ों में से एक पर बैठना था। उसके लिए किसी को साथ लाना असंभव था। शुक्र है कि लियान आदिवासी कबीले का पिछला पहाड़ बहुत चौड़ा था। आरती को यहां छिपाना आसान था। साथ ही महेंद्र भी राज्य के चयन में भाग लेने के लिए लियान आदिवासी कबीले को छोड़ देगा, इसलिए इससे अर्जुन का मन शांत हो गया। जब तक आरती ने खुद को छिपाया तब तक पिछला पहाड़ बहुत सुरक्षित था, क्योंकि वहां कोई जानवर नहीं था। अंत में सुरक्षा के अंतिम उपाय के रूप में अर्जुन ने बूढ़े आदमी शेन द्वारा दिया गया सुरक्षात्मक ताबीज आरती को दे दिया। वह पीला फटा हुआ कागज जो टॉयलेट पेपर के बराबर था, अर्जुन ने अब तक अपने पास रखा था। उसकी एकमात्र उम्मीद यह थी कि बूढ़ा आदमी शेन उसके साथ कोई मजाक न कर रहा हो। रक्षात्मक वस्तु का उपयोग करके शरारत करना, वह बूढ़ा मूर्ख अत्यंत दुष्ट होगा। अर्जुन चला गया। वह एक फुर्तीले मृग की तरह था और बड़ी तेजी से लियान आदिवासी कबीले की ओर बढ़ गया। जब अर्जुन लियान जनजाति के कबीले में आया तो लियान जनजाति के सभी शीर्ष अधिकारी ड्रैगन रक्षक राजदूतों का स्वागत करने के लिए आए थे। स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के राजदूत ठीक दोपहर को आए। वह राख जैसी काली त्वचा वाला एक बड़ा आदमी था। एक मानक स्वर्ण ड्रैगन रक्षक माउंट पर सवार होकर वह एक कमांडिंग आभा के साथ लियान आदिवासी कबीले में पहुंचा। राज्य के चयन में कौन भाग लेगा, इस राजदूत के शब्द छोटे और मधुर थे तथा उनमें साहसिक भाव थे। अर्जुन और महेंद्र सहित 10 लोग आगे बढ़े। राजदूत ने हाथ हिलाकर कहा, चढ़ो, और सीधे मुद्दे पर आ गए। इस तरह 10 उम्मीदवार राजदूत की सवारी पर चढ़ गए। हालांकि यह माउंट बहुत ऊंचा था और इस पर 10 लोग बैठे सकते थे, लेकिन यह बहुत भीड़भाड़ वाला हो गया। राजदूत जानवर की विशाल पीठ पर बैठे थे, जबकि बाकी लोग कंधे से कंधा मिलाकर बगल में बैठे थे। बेशक योद्धा तैयारी शिविर के अन्य 8 सदस्यों द्वारा महेंद्र को अधिक जगह दी गई थी। गुर्गे के रूप में उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उनके स्वामी आरामदायक रहें। यह एक गुर्गे का कर्तव्य था। सीमित जगह के कारण फिर भी महेंद्र के पास बहुत ज्यादा जगह थी, इसी वजह से अर्जुन के पास स्वाभाविक रूप से ज्यादा जगह नहीं थी। वह 2 आदमियों के बीच में दब गया था, लेकिन अर्जुन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। भोर से ही लियान जनजातीय कबीले के लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे और गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर महेंद्र और उसके साथियों को विदा करने का इंतजार कर रहे थे। महेंद्र का प्रस्थान उस बीज की फसल का प्रतीक था जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से उगाया था, इसलिए जनजाति की उनसे बहुत अधिक उम्मीदें थीं। युवा मास्टर की जीत निश्चित है। विजय वापसी। युवा मास्टर की जीत निश्चित है। विजय वापसी। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने एक बार फिर अपने नारे लगाने शुरू कर दिए। मंत्रोच्चार सुनकर अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों की मंदबुद्धि को देखकर अवाक रह गया। लोग भी कुछ शब्द चिल्लाने लगे। युवा मास्टर, पूरी जनजाति आप पर निर्भर है। वहां बूढ़े लोग जमीन पर झुके हुए थे। साथ ही गांव की एकमात्र चुड़ैल फिर से अपने मिर्गी भरे अंदाज में नाच रही थी। मेरे लोगों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। महेंद्र अपने विशाल स्थान से उठ खड़ा हुआ और पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर अपने हाथों को एक साथ मिला लिया, एक मिलनसार तरीके से। यह कहना जरूरी था कि महेंद्र आकर्षक लग रहा था। अपने लंबे सफेद दलवादे के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके पास एक बड़ी जनजाति के युवा स्वामी का व्यवहार था। अपने आत्मविश्वास और मित्रता के साथ वह युवा लड़कियों के लिए बेहद आकर्षक था। जनजाति की कई युवा लड़कियां महेंद्र को देखकर अचंभित थीं। वे शर्माते हुए चिल्लाईं, युवा स्वामी, हम आपकी वापसी का इंतजार करेंगे। चिंता मत करो, जब मैं अपना खुद का मैदान बनाने के लिए शहर में प्रवेश कर सकूंगा और अपने परिवार के कबीले की स्थापना कर सकूंगा तो आप सभी मेरे साथ आ सकते हैं और मेरे लियान परिवार के कबीले के नागरिकों का पहला समूह बन सकते हैं। महेंद्र के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने ग्रामीणों को उत्साह से लाल कर दिया, जैसे कि उन्होंने अभी अभी शराब की एक बोतल पी हो। जहां तक उन लड़कियों का सवाल है, वे महेंद्र की निजी नौकरानी या यहां तक कि बिस्तर में नौकरानी बनने के सपने से लाल हो गई थीं। युवा मास्टर का अनुसरण करने में सक्षम होना एक बड़ी खुशी थी। कई युवा लड़कियों के मन में ऐसे विचार आए थे क्योंकि वे मोहित हो चुकी थीं। अर्जुन उदासीनता से बगल में खड़ा देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई विदाई नहीं देगा। अचानक उसने एक डरपोक आवाज सुनी, भाई अर्जुन, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, छूटकी तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी। यह आवाज सुनकर अर्जुन दंग रह गया। उसने देखा कि एक छोटी लड़की पुराने कपड़े पहने हुए उसे घबराहट से देख रही थी। उन नम आंखों से लाखों शब्द निकल रहे थे। वह बगल वाली आंटी की बेटी राधा थी। महेंद्र को विदा करने वाली सभी युवा लड़कियों के बीच अकेले अर्जुन का नाम चिल्लाना बहुत साहस की बात थी। छूटकी। अर्जुन ने राधा को इशारा करके बुलाया। उस छोटी लड़की का चेहरा कितना चमक रहा था, यह देखकर उसे वह प्यारी लगी। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। ठीक है, छूटकी ने जोर से अपना सिर हिलाया। बच्चे अर्जुन, अगर तुम चयन में पास नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। निराश मत होना, क्योंकि तुम अभी भी छोटे हो। तुम सिर्फ 12 साल के ही हो। चाची भी बगल में खड़ी होकर चिल्ला रही थीं। चिल्लाते हुए उन्होंने टोकरी से एक सब्जी का पकौड़ा निकाला। बच्चे, मैंने यह सब्जी का पकौड़ा बनाया है, इसे रास्ते पर खाते रहना। थोड़े से अनाज से बनी सब्जी की पकौड़ी देखकर अर्जुन भावुक हो गया। वह अपनी सीट से नीचे उतरा और सब्जी की पकौड़ी स्वीकार कर ली। बदले में उसने चाची के हाथों में एक कपड़े का थैला थमा दिया। चाची, इसे तभी खोलना जब आप घर वापस जाएं। ऐसा कहते हुए अर्जुन चाची की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही उस भीमकाय जानवर की पीठ पर
वापस कूद पड़ा और इस समय ड्रैगन रक्षक राजदूत ने जानवर को आगे ले जाना शुरू कर दिया। अर्जुन का आकार दूर से छोटा होता देख छूटकी राधा ने हाथ हिलाना जारी रखा। कुछ महिलाएं जिनका उपनाम लियान था आंटी के परिवार की ओर घृणा से देखते हुए बोली, आपका उस बच्चे के साथ निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता है। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। राधा ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ लिया। महिलाओं ने बेकाबू होकर हंसते हुए कहा, यह छोटी लड़की वाकई मोहित हो गई है। वह बच्चा अर्जुन सोचता है कि वह मुख्य प्रतिभागियों में से एक है। उसे लगता है कि उसने राज्य के चयन में भाग लेने के लिए यंग मास्टर का अनुसरण किया। क्या उसने अपनी खुद की ताकत पर भी विचार किया? यंग मास्टर वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या हुआ अगर वह बच्चे को अपने साथ ले जाता है? युवा मास्टर उसे बस जीवन का अनुभव कराने और अपने उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करने के लिए ले जा रहा है। भविष्य में वह बस एक और गुर्गा होगा। क्या आपको सच में लगता है कि बच्चा चयन में पास हो जाएगा? इन लियान महिलाओं ने एक दूसरे की बातों को सहजता और प्रसन्नता के साथ पूरा किया। उनका उपनाम लियान था और वे महेंद्र के समान ही परिवार के सदस्य थे और उनका वंश लियान जनजातीय कबीले के समान ही था। जब तक महेंद्र सफल होते रहे उन्हें बहुत लाभ मिलता रहेगा। जब उनके दुखों का अंत निकट आ गया तो वे खुश कैसे न हो सकते थे। जब लियान महिलाएं छूटकी राधा का उपहास कर रही थीं तो आंटी चौंक गईं जब उन्होंने अर्जुन द्वारा दिए गए कपड़े के थैले को छुआ। एक क्षण तक ठिठकने के बाद उसने मुंह में लार निगल ली और फिर कपड़े की थैली को सावधानीपूर्वक अपने शरीर से सटाकर रख दिया। उसने उन दुष्ट महिलाओं की अनदेखी की और चुपचाप राधा को घर खींच लिया। दरवाजा बंद करने के बाद ही चाची ने कपड़े का थैला बाहर निकाला। उसने उसे मुख्य कमरे में मेज पर सावधानी से रख दिया। माँ, भाई अर्जुन ने क्या दिया? छूटकी ने उत्सुकता से पूछा। आंटी के हाथ कांप रहे थे। उस समय जब उन्होंने बैग को छुआ तो वहां बहुत से लोग थे, इसलिए उन्हें इसे खोलने में डर लग रहा था। लेकिन इसे पकड़ते समय वह बनावट को महसूस कर सकती थी और किसी ऐसी चीज की गंध सूंघ सकती थी जिसे पाना उनके लिए असंभव था। उसने एक गहरी सांस ली और कपड़े की थैली को परत दर परत खोला। कुछ ही क्षणों बाद छूटकी स्तब्ध रह गई। जहां तक चाची की बात है, मानसिक रूप से तैयार होने के बाद भी उसका दिल अभी भी कुछ धड़कनों से रुका हुआ था। उन दोनों के सामने भुना हुआ चिकन आया। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। यह सुनहरा, चमकीला और सुगंधित था। यह है। छूटकी ने मुंह में लार भरकर निगलना शुरू किया। भाई अर्जुन ने इसे दिया? हाँ, बच्चे अर्जुन ने हमें यह दिया। आंटी हैरानी से चिकन को देख रही थी। अर्जुन ने यह भुना हुआ चिकन कैसे हासिल किया? इस भुने हुए चिकन को देखकर भी लगा कि इसे बेहतरीन पाक कौशल के साथ पकाया गया था। त्वचा की गंध आंटी को जानी पहचानी लगी। यह शहद था। उसने बहुत समय पहले संयोग से पीछे के पहाड़ों में कुछ शहद तोड़ा था। शहद भुना चिकन, किड्डो अर्जुन को यह कैसे मिला? आंटी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस समय राधा की लार मेज पर टपक रही थी। उसने उत्सुकता से भुने हुए चिकन को देखा और पूछा, माँ, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? चाची ने हंसते हुए छूटकी राधा के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे अर्जुन ने चिकन तुम्हें खाने के लिए दिया था। यह कहते हुए चाची ने एक चिकन पैर तोड़ा और उसे छूटकी के छोटे हाथों में थमा दिया। जल्दी से इसे खा लो। जब तुम्हारे पिताजी वापस आएंगे तो हम बाकी खा लेंगे। हाँ, छूटकी ने जल्दी से एक निवाला खाया। जिस क्षण चिकन का मांस उसके मुंह में गया, छूटकी को लगा कि वह आसमान में तैर रही है। चिकन का मांस बहुत स्वादिष्ट था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था। भाई अर्जुन बहुत अच्छे हैं। यह सोचकर छूटकी का दिल खुशी से भर गया।